ओके सो सेशन, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. इनफैक्ट मतलब आपको बहुत मिस किया, मैंने भी अमन तेरे को बहुत मिस किया. क्या बताऊं कितना मिस किया मैंने तेरे को, है ना. तो बेसिकली ये जो सेशन है ना, इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करने वाले हम लोग, जिसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दिए हैं. एक दो चीजें मैंने इंस्टीट्यूट को लिखी थी कि सर ये मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन इस हिसाब से होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने फाइनली उसको करेक्ट करके अपना जो नया वाला मॉड्यूल इशू किया है उसके अंदर उन्होंने वो चीज ठीक कर दी. तो मतलब ये क्लियर हो गया कि नहीं भाई ये चीज तो परफेक्ट है. तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा. क्लास में वो डिस्कस हुई थी बट लेकिन उस तरीके से नहीं हुई थी. ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ आपके आरटीपी से रिलेटेड चीजें वो हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपने आरटीपी वगैरह कर दिया. वो एमटीपी वगैरह बेटा कोई भी चीज छोड़नी दी है आपको. एमटीपी दोनों एमटीपी सॉल्व करने हैं. आरटीपी इनफैक्ट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस एंड व्हाट आई एम सीइंग इन स्पेशली इन आरटीपी एंड एमटीपी, इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. ठीक है तो अब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उनको बहुत अच्छे से करके जाना है अपने को. तो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा वहां पे, तो एक कॉन्सेप्ट जो हमने किया था उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे. ठीक है जो मैंने बेसिकली आप हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लास में क्वेश्चन भी किया था रिबेट अंडर सेक्शन 87A को लेकर के. राइट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम के अंदर बेसिकली 7 लाख वाला जो है वो वाला और 7 लाख के ऊपर वाला, तो सबको मालूम है अभी ये चीज. अभी वो उसका कोई मेरे को डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. अब उसमें ना एक चीज हो रही थी जो इस बार का बैच मैं जब ले रहा था, नया वाला बैच जो नवंबर 24 मैंने स्टार्ट किया, और उसमें जब एग्रीकल्चर इनकम मैंने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा रहा था मैं, कहाँ गया अपना क्वेश्चन आंसर का बुक. एग्रीकल्चर इनकम में जब पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ खुरापाती चीज आई, और वो खुरापाती चीज ऐसी हो गई कि कुछ नई चीज निकल के आई. तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट को भी वो चीज लिखी और इंस्टीट्यूट ने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर बाद में उन्होंने चेंज भी किया है अपने मॉड्यूल के अंदर बेसिकली. तो एक मिनट वो बुक खुल जाए, अपना क्वेश्चन आंसर का बुक खुल जाए, तो वो सबसे पहले मैं वही डिस्कस करना चाहूंगा. यस ये रहा गाइस. आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर है. एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर है. ये क्वेश्चन सबने किया होगा. किया है क्या ये वाला क्वेश्चन? इनफैक्ट हमने क्लास में ही डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 किया था क्या आपने? क्वेश्चन सबने किया होगा. बोलो पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये. पार्शियल इंटीग्रेशन, अरे हाँ या ना जवाब तो दो. यस सर. है ना. तो मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड the following particulars of his income for the previous year 23-24, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दे रखा था 480 का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 250 का दे रखा है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो लैंड इन जयपुर है 480, और एक्सपेंस उसके सामने किया था 170. तो यहाँ पे बेसिकली इसमें से माइनस कर दोगे तो आई गेस कितना आएगा? 230 आएगा ना, 230 आएगा, नहीं कितना 310 आएगा ना, 310,000. तुम्हारे पास में वो सॉल्यूशन अगर तुम्हारी बुक में है तो वो निकाल के सामने रखो तुम्हारे सामने. आप रिप्लाई करते रहोगे ना, मैसेज की जगह आप अपना ऑडियो बीच में कोई ऑन करके करेगा तो भी चलेगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं तो मैं मैसेज देख रहा हूँ, हाँ आ रहा है. 310,000 था ये आपका था अगर आपने सॉल्यूशन आपके खोल रखा होगा तो. राइट, अभी 115 BAC अगर मैं बात करूं, ये वाला जो सॉल्यूशन है 115 BAC में किया था क्या? 115 BAC में ये वाला क्वेश्चन हमने क्या 115 BAC में डिस्कस किया था? किया था बराबर है. तो 115 BAC में सिचुएशन क्या होती है, सीधा इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल में इस बार चेंज किया है उसको लेकर के मैं आता हूं, उसी को सामने रखता हूं. सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है. पहले आईसीआई ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं किया था. अभी इस बार इन्होंने, मैंने जब उनको लिखा तो उन्होंने चेंज कर दिया. इनफैक्ट मतलब मैंने नए वाले बैच में तो उसी तरीके से करवाया है जैसे होना चाहिए था ये. तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन है, ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है. आईसीआई ने पहले जिस तरीके से किया था हमने भी वही फॉलो करते हुए एक गलती कर दी थी. बाद में मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ तो फिर बाद में मैंने कहा चलो ठीक है इसको देखते हैं. तो सर यहां पे इस क्वेश्चन को आप देखोगे सेम क्वेश्चन है. अगर आप 115 BAC में सीधा सॉल्यूशन आता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 115 BAC में ये सॉल्व कर रखा है. तो देखो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 पर एनम से ज्यादा है. दूसरा जो आपका एनटीआई है वो बीसीएम लिमिट से ज्यादा है. ठीक है, तो इन दैट केस, और सर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होने वाला है. तो अगर आप देखोगे किस तरीके से, सबसे पहले अपने को स्टेप 1 में क्या करना होता है. स्टेप 1 के अंदर हम लोग टैक्स निकालते हैं.
जो एनटीआई होता है, एनटीआई 730 कैसे आया? अगर आप देखो कि 480 एंड 250 दोनों कंप्यूटेड था तो ये 730 होता है। एग्रीकल्चर इनकम वो आपका एग्जेम्प्ट होता है तो वो एनटीआई में नहीं आता है। क्लियर है? बोलो बोलो एवरीवन, क्लियर है? इनफैक्ट एक दो लोगों को मेरा पर्सनल डिस्कशन हुआ था तो उनको मैंने बोला भी था इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखना, थोड़ा दिमाग लगा के देखना, तो उन्होंने मेरे को करके भेजा भी था। तो बाकी सब लोगों को डिस्कस करना था। तो सर ये 730 एनटीआई आया, ये जो 730 है और इसमें आप एग्रीकल्चर इनकम ऐड करोगे, ये 10,40,000 आ गया, और इसके ऊपर आप स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे। ये सबने किया हुआ है मेरे हिसाब से। जब आप स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो टैक्स आएगा मेरे हिसाब से 66,000, यही था ना मेरे हिसाब से? बोलो बोलो बोलो, यही टैक्स है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे आगे सिचुएशन क्या होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम लेते हैं और बेसिक एग्जामिशन लिमिट, क्योंकि 115 बीएससी है तो 3 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, 6,10,000 हो गया, और 6,10,000 के ऊपर टैक्स आ गया वहां पे 16,000। परफेक्ट है ये चीज भी, इसमें कोई डाउट किसी तरह का? क्लियर है ये चीज? बोलो जल्दी से बोलो, छोटा सा चीज है, बताए खत्म करना है मेरे को। ओके, अब फिर स्टेप 3 में क्या करते थे, जो हमने स्टेप 1 में टैक्स निकाला उसमें से स्टेप 1 का स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर, तो ये आपका बेसिक टैक्स आ गया। क्या आ गया बेटा? बेसिक टैक्स। अब अगर आपको याद होगा तो बेसिक टैक्स में अगर मार्जिन सरचार्ज, तो सरचार्ज हम ऐड कर देते हैं, नहीं तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या करते हैं, लेस। रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या करते हैं, लेस। अब जब हमने वो क्वेश्चन किया था, इनफैक्ट मॉड्यूल के हिसाब से भी अपने दिमाग में क्या एक बात रह गई कि एनटीआई क्योंकि यहाँ पे 7,30,000 है, तो हमने ना 87 का रिबेट कंप्यूट किया था, तो ये डिसाइड किया था कि नहीं 7,30,000 के ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा, 7,25 के ऊपर रिबेट मिलेगा। याद होगा तो बोलो। राइट? ऐसा ऐसा हमने क्लास में डिस्कस किया था, बराबर है? लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सर रीजन क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की वजह से कैलकुलेशन पूरा अलग हो गया है, तो सर यहाँ पे आपको रिबेट निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने भी क्लास में ये क्वेश्चन वापस ऐसी खुरापाती करके बैठ रहा था, तो मैंने कहा रिबेट निकाली जाए, चेक तो की जाए 7.5 लाख। तो कंडीशन क्या है, 7 लाख से जब कभी भी 115 बीएसी में अगर टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, पहली बात तो एलिजिबल है कि नहीं है, तो सर वो रेसिडेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, दूसरा वहां पे आपका वो इंडिविजुअल है, और तीसरा उसका टोटल इनकम है ना 7.5 लाख, मतलब 7,30,000, मतलब 7 लाख से मोर। सो इफ टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख रुपीज, तो उस केस में हम लोग रिबेट निकालते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लेते हैं वहां पे एनटीआई होता है, एनटीआई में से आप 7 लाख माइनस करते हो, करेक्ट है? आप भी साथ में करते चलो। तो एनटीआई 7,30,000 है, माइनस 7 लाख किया तो ये कितना आया, वहां पे 30,000 आया। परफेक्ट है? बोलो जनता, अरे भाई बोलो 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 बोलो। स्टेप 2 में हम लोग, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं सर, जो बेसिक टैक्स निकाला वो आ जाएगा, तो बेसिक टैक्स अपना यहाँ पे कितना आ गया, 50,000 आ गया। परफेक्ट है? अब अगर उस केस में योर स्टेप 2 इज मोर देन स्टेप 1, तो फिर वहां पे सर आपका रिबेट मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ होगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87 अलाउ होगा। और रिबेट क्या है सर, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। परफेक्ट है ये चीज? बोलो जनता। यस सर। यस सर। अब सर इस केस में क्या, इस केस में क्या रिबेट मिलेगा? बिल्कुल रिबेट मिलेगा। और रिबेट कितना होगा, 50,000 जो है उसमें से 30,000 माइनस करोगे तो रिबेट कितना हो जाएगा, वहां पे 20,000 आपका रिबेट हो जाएगा। तो आपका टैक्स देखो, ये 50,000 का टैक्स था बेसिक टैक्स, उसमें से 20,000, ये करेक्टेड सॉल्यूशन है। इंस्टीट्यूट ने पहले ऐसा नहीं कर रखा था, बाद में मॉड्यूल इशू करने के बाद में भी उन्होंने कोरिंगनम इशू करके बाकायदा इस चीज को वहां पे उन्होंने किया है वहां पे। तो सर यहाँ पे देखो 730 होने के बाद में भी रिबेट मिलेगा, तो सर यहाँ पे रिबेट लेस किया, ये रिबेट देखो नीचे ऐसे ही निकाला हुआ है। इफ यू सी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये रिबेट 87 का 20,000 आ गया, तो इस तरीके से 20,000 आपने निकाला है। इफ यू सी दिस, तो ये 20,000 का रिबेट माइनस किया, फिर उसके अंदर आप वहां पे 4% एचईसी ऐड कर दोगे, 31,200 का टैक्स है। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, बताओ मेरे को, बोलो जनता, एवरीवन, है ना? तो ये एक छोटी सी चीज थी जो इंस्टीट्यूट से मैंने कंफर्म करी। इंस्टीट्यूट ने बाद में इस चीज को अपने मॉड्यूल में भी सॉल्यूशन किया। अब पता है इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इसी क्वेश्चन को अगर आप वहां पे एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख पकड़ के चलोगे ना, 10 लाख एग्रीकल्चर इनकम अगर 10 लाख पकड़ के चलोगे,
तो सर आपका ये रिबेट है ना बहुत ज्यादा आ जाएगा, जबकि टेक्निकली बेसिकली रिबेट तो आपका कुछ सर्टेन अमाउंट का टैक्स बेसिकली होता है। जैसे आप 25,000 का टैक्स अगर 115 बीएससी में 7 लाख तक टोटल, तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिलता है 25,000 तक। पर इंटरेस्टिंग ये हो रहा है, मैंने अलग अलग कैलकुलेशंस करके देखी कि जितनी एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा होती जाएगी उतना टैक्स भी ज्यादा होता जाएगा। और फिर वो जो आपका रिबेट है ना, आज ही इनफैक्ट मैंने आज ही ये एक आईसीआई के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी है, उनको ये मैसेज भेजा है। इसी क्वेश्चन को मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेजा है मैंने मैसेज कि मेरे को सर इसका प्लीज एक्सप्लेनेशन दो। हालांकि मैं श्योर हूं कि फिर सर कुछ मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखा है। इफ यू सी सर, इस वाले फॉर्मूले में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो मैक्सिमम लिमिट है 25,000 का। यस और नो? Yes, sir. Yes. लेकिन सर ये वाले फॉर्मूला अगर 7 लाख से ज्यादा तो कोई मैक्सिमम वहां पे लिमिट नहीं है। तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, सर इन दिस सिचुएशन सपोज एग्रीकल्चर इनकम इज 10 लाख, देन बेसिक टैक्स विल बी 1,09,000। ये जो क्वेश्चन भेजा है वो बता रहा हूं मैं आपको। बेसिक टैक्स विल बी 1,09,000 एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87 विल बी 79,000। सो माय क्वेश्चन is that entire rebate shall be allowed or it will be restricted to 25,000 ब्रैकेट का, which is mentioned nowhere। कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। तो उनका अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है ना। मैं पीछे पड़ा रहूंगा, डोंट वरी। वैसे मेरे हिसाब से कोई मैक्सिमम नहीं है, तो सर जितना रिबेट होगा ना उतना लेस कर सकते। सर समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. आप भी अपने हिसाब से करके देखना। अगर वहां पे एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 की जगह 10 लाख हो जाएगा तो टैक्स आएगा 1,09,000 और रिबेट आएगा 79,000। मैंने बोला है, हो सकता है मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ होगी तो वो अलग बात है। बट इन दैट केस 79,000 का भी रिबेट अलाउ हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, एक फंसाने वाली बात हो सकती है। तो प्लीज इसको वहां पे आप देख करके जाना। समझ में आ रहा है क्या बात? मतलब यस सर। तो सर हमने ना Yes, एक स्टार्टिंग में गलती मेरी, मैं मेरी गलती मानता हूं कि सर हमने ना स्टार्टिंग में रिबेट निकालते टाइम बोल दिया था कि 7,25,000 तो आएगा, रिबेट आएगा। लेकिन 7,25 के ऊपर जाएगा, 7,26 के ऐसा कुछ जाएगा तो रिबेट नहीं आएगा। परफेक्ट है ये चीज, ठीक है। तो वो मैं अपना ही मिस्टेक मानता हूं कि नहीं यार ये चीज मुझे उसी टाइम पे ट्राई, लेकिन वो सर दिमाग नहीं चलता क्योंकि पहली बार आया था ये चीजें। लेकिन वो बाद में जब करा ना तो दिमाग में आया, तो इस चीज को इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया है। और एक दो जगह मैंने देखा है, वहां पे एक दो जगह एक दो ऑथर है उनकी बुक्स में, हालांकि उनको भी ये चीज मालूम नहीं है, लेकिन गलती से उनका एक जगह 27,000 का रिबेट दिया है उन्होंने। एक दो बड़े ऑथर है, दिल्ली के ऑथर है, 27,000 का एक एग्जाम्पल में उन्होंने रिबेट दिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ और चीज है। बट बेसिकली नॉर्मल टैक्स के हिसाब से 27,000 का रिबेट दिया है अगर 7 लाख से ऊपर जाता है। तो सर उन ऑथर से तो मैं सेकंड करता हूं 100%। बट एक बार इंस्टीट्यूट का कंफर्मेशन हो जाए। सर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? तो सर आप लिखो वहां पे कि देयर इज नो मैक्सिमम अमाउंट गिवन, ठीक है, नो मैक्सिमम अमाउंट गिवन, सो वी आर अज्यूमिंग द एंटायर रिबेट शैल बी अलाउड। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? एंड इंस्टीट्यूट इसको कंसिडर करेगा कि इंस्टीट्यूट ने कहीं मेंशन नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या बात? मतलब Yes, sir. तो ये एक छोटा सा बेसिकली कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट तो क्या बोलूंगा, मतलब ऑलरेडी एक चीज थी, बट इसको मैं क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में मैं देना चाहूंगा। इसमें कोई किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई लघु शंका, कोई दीर्घ शंका है क्या? है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग सीधा। बोलो जी जनता। डन 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 डन। चलो अभी है ना, अभी इंस्टीट्यूट ने एक स्टैट्यूटरी अपडेट निकाला था। अब उस स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर कुछ चीजें उन्होंने ऐसी कर दी है जो अपने को डिस्कस करनी बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कि सर ये इन्होंने May 24 एग्जाम के लिए आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो स्टैट्यूटरी अपडेट है, उसमें से बहुत सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दी थी, बहुत सारी चीजें क्लास में डिस्कस हो गई थी। दो तीन चीजें जो अपने को डिस्कस करनी है। इनफैक्ट मतलब अगर आपको देखोगे तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला जो आपको याद होगा तो परफेक्ट है। रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर अमेंडमेंट था, और आप लोगों की बुक के अंदर ये जैसे ये वाली बुक है, हमने जैसे लेटेस्ट वाली बुक में तो ये चीज कर दिया है। आप वाली बुक के अंदर मैंने कटवाया था, आपको याद होगा तो, रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी के अंदर, बोलो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया ये चीज। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हमने क्वेश्चन भी किए थे, एक दो क्वेश्चन भी तो हमारे बुक के अंदर थे, वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हालांकि वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल उसी 1 सितंबर से था, 1 सितंबर से अमेंडमेंट एप्लीकेबल था। देखो तो इसका मतलब जो ये पुरानी वाली सिचुएशन है, पुरानी वाली ये पुरानी वाली सिचुएशन है जो तुम्हारी बुक के पास बुक में थी, और मैंने इसको कट करवाया था। इफ यू रिमेंबर, इसको कट वगैरह पहले वाले को मैंने कट करवा के मैंने करवाया था,
इसको करो वहां पे 10%, पॉपुलेशन भी चेंज करवाई थी। बोलो, इसको कट करवा के मैंने 7.5% करवाया था, पॉपुलेशन कट करवाई थी, और इसको मैंने किया था 5%, पॉपुलेशन कट करवाई थी। परफेक्ट परफेक्ट है। तो सर क्या वापस को कट करके पुराना वाला रखना है? नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, एक्चुअली सिचुएशन क्या है, अभी इंस्टीट्यूट ने क्या बोल दिया कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है ना, हालांकि मुझे बहुत कम चांसेस लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट अगर हो गया तो हमको तैयार रहना चाहिए। तो सर इसमें है ना, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन, आप चाहो तो इसका फोटो लेना, क्योंकि बुक में तो आपने एज इट इज चेंज कर दिया, काट के चेंज कर दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो भी है। मतलब सर ये वाली जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन है अप टू 31st August 2023, 31st August 2023 तक ये सिचुएशन है, 31st August 23 तक तो ये सिचुएशन है। अब जैसे मैं नई वाली बुक बताता हूं मैं, तो नई वाली बुक के अंदर भी हमने चेंजेस कर दिया था वहां पे, ठीक है। अब जो नई वाली बुक के अंदर जो मैंने आपको कट करवा के करवाया था, सैलरी वाला चैप्टर कहां गया कहां गया कहां गया, उसे ढूंढो, ये आ गया सैलरी। हाँ, दिस इज द केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, दिस इज द न्यू थिंग, ये रहा। कहा, हाँ ये रहा, ये रहा। दिस इज फ्रॉम, ये जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज फ्रॉम 1st September 2023। ये सिचुएशन मैंने आपको कट करे करवाई थी, यस और नो? मैंने आपको क्लास में जो चेंजेस करवाए थे, ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1st September 23, 1st September 23, जो 10%, 7.5%, 5%, एंड जो पॉपुलेशन 15 लाख 40 लाख एंड अबो वाला जो है, या इधर हायर में 10% जो है, बेसिकली ये 1st September 23 से एप्लीकेबल है, 1st September 23। और उसके पहले तो 1st September 23 से लेकर के 31st March 24 तक रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर मिला हुआ है, तो ये इस तरीके से आपको वहां पे डील करने का है। और अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन बेसिकली फ्रॉम 1st April 2023 से लेकर के 1st April 23 से लेकर के 31st March जो 31st August 2023 तक है, तो आपको ये पुरानी वाली जो परसेंटेज ये लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? और इसके अंदर एक चीज ध्यान देने का है, विराज छेड़ा क्यों फोन कर रहा है? विराज क्या हो गया, नेटवर्क वगैरह सब बराबर है? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही थी? आवाज चली गई क्या? यस आप भी सर। चले गए थे सर। कनेक्ट हो गए थे। मैं दिख रहा हूं अभी तुमको? नहीं अभी भी सर, नहीं दिख रहे सर। अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं सर स्पॉटलाइट अभी देख रहे हो? अभी दिख रहा हूं? वो पिन पर। हाँ सर दिख रहे हेलो 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 हेलो, अभी दिख रहे हो। अभी दिख रहा हूं ना? कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? भाई विराज मेरा कॉल क्यों कर रहा है? मैंने कहा विराज भाई कॉल आ रहा है, वहां पे दिख रहा। अरे आपने मीटिंग लीव कर दिया था ना। अच्छा, अपने आप हो गया था क्या? हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, वेट 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 वेट, या तो नेटवर्क का कुछ इशू हुआ होगा। ओके, वेट, अभी सब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। यस तो व्हाट आई वाज सेइंग कि सर ये जो, सर और एक बार रिपीट कर दो ना। हाँ और एक बार रिपीट कर दो ना। वही रिपीट कर रहा हूं कि जो पहले जो सिचुएशन थी, आपको याद होगा मैंने कट करवा के आपको ये वाली चीज मैंने दूसरी रिप्लेस करवाई थी, बराबर है? बोलो। तो सर पहले ये सिचुएशन थी कि अगर किसी सिटी, जो बिग सिटी है जिसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो इन दैट केस 15% ऑफ सैलरी लेना था। मीडियम सिटी है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा बट 25 लाख तक है, 10% ऑफ सैलरी लेना था। और स्मॉल सिटीज का पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी लेना था।
और सर हायर अगर रेंट पे लेकर के वो यूज करने के लिए दे रहा है तो आपको 15% ऑफ सैलरी और पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर लेना था। परफेक्ट है ये चीज। और इसमें एक चीज ध्यान रखना था कि ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग लेना है, 2011 नहीं, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये 31 अगस्त 23 तक है। उसके बाद में इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना, बेसिकली मतलब बता रहा हूं मैं आपको, बाद में इसको लिख देना, वहीं पे साइड में लिख देना, अपने नोट्स के पास में लिख देना, आज ही लिख देना। ये काम ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। ओके सर ओके। अब इसके बाद में ये सिचुएशन हो गई जो आपने करंट पढ़ा है, इसके हिसाब से क्वेश्चंस भी किए हैं कि सर अगर वहां पे बिग सिटी है जिसका पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10%, मीडियम सिटी 15 से 40 लाख के बीच में 7.5%, और अगर छोटा सिटी है तो उस 15 लाख से नीचे तो 5% लेना। और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लेना है। 2011 की जो पॉपुलेशन है 2011, उधर 2001, इधर 2011, और ये 1 सितंबर 23 से एप्लीकेबल, इधर आपको 10% लेना है। परफेक्ट है ये चीज। अब सर क्या हो गया इसमें कि सर बाद में मैंने इंस्टीट्यूट से पूछा कि मैंने कहा सर इसमें क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे? जैसे आप अपनी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है, कहाँ गया टेक्स्ट बुक, कहाँ गया क्वेश्चन एंड आंसर वाला बुक, ये रहा। इस बुक के अंदर अपना एक क्वेश्चन है सैलरी वाले चैप्टर के अंदर, आई गेस क्वेश्चन नंबर 22, पता नहीं कौन सा है, कोई बताएगा मेरे को कौन सा क्वेश्चन था? रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला कोई बता सकता है? ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। परफेक्ट है, ये वाला क्वेश्चन है ना? अरे बोलो हाँ या ना, दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद द रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बेसिक सैलरी 6000, डीएनएस 2000, जिसमें से इन टर्म्स इतना। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन तो 1 अप्रैल 23 से उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, बट वो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है बेसिकली वो ऑक्यूपाई कब से कर रहा है? 1 नवंबर से, इफ यू रिमेंबर। बोलो हाँ अब हमने इधर 5 महीने का ही कंप्यूट किया था। परफेक्ट है। हाँ और 5 महीने का जो कंप्यूट किया था ना, वो 5 महीने का कंप्यूट करके एक बात आपको समझने की जरूरत है कि 5 महीने का जो कंप्यूट किया था वो आपका ऑब्वियसली 1 सितंबर के बाद में था। ऑक्यूपाई कब से कर रहा है? 1 नवंबर से कर रहा है। बोलो। तो वो हमने परफेक्ट लिखी। इस क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं किया, एकदम ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट किया है। बट लेट्स अज्यूम कि इसको ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है ना, ये 1 नवंबर 23 से वो यूज ना करके वो 1 अप्रैल से यूज कर रहा है। हो सकता है ना 1 अप्रैल से यूज कर रहा होता। पॉसिबल है कि नहीं है? अरे बोलो पॉसिबल है कि नहीं है? तो सर इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूं कि उस सिचुएशन में क्या करना था आपको। देखो उसको मिला, घर किधर मिला है? मुंबई में मिला है। तो मुंबई में सर इन एनी सिचुएशन, आप दोनों में कोई भी सिचुएशन लो, 25 लाख से ऊपर लो पॉपुलेशन, 40 लाख से ऊपर लो, दोनों ही सिचुएशन मुंबई का पॉपुलेशन ज्यादा है। परफेक्ट है। तो दोनों में आपको जो रेट लेना, परसेंटेज लेना है ना, वो हायर वाला लेना है। क्या लेना है? परसेंटेज लेना है आपको हायर वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है सैलरी का, जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। ये अज्यूम करते हुए कि इसको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। पेज मेरे को बता दो आपकी बुक से कौन सा पेज है ये? 4.3 पेज है ये। इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन है ये। करेक्ट। वी आर अज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अज्यूम रेंट फ्री अकोमोडेशन इज यूज्ड, क्या नाम था बाय मिस्टर एक्स? मिस्टर सी फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन मुंबई। तो सर यहां पे अपने को पॉपुलेशन तो देखने का जरूरत नहीं है। दोनों केस में आपका जो बिग सिटी है ना वो वाला है मुंबई, ऑब्वियसली मतलब 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और ये, बट अपने को इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 अगस्त 2023, और दूसरा अपने को लेना पड़ेगा 1 सितंबर 23 से लेकर के
एंड 31 मार्च 2024 कितने महीने हो गया? पहले वाला बोलो 5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और दूसरा वाला कितना हो गया? 7 मंथ्स। परफेक्ट है, जनता जवाब दे। हाँ ओके अब सर इधर इनका बेसिक सैलरी कितना है? अभी देखो अपने को यहाँ पे लेने का है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, कितना लेने का है? अगर 1 अप्रैल 23, इसका मतलब अमेंडमेंट से पहले की बात है, अमेंडमेंट से पहले की बात है, तो कितना लेते थे हम लोग? 15% ऑफ सैलरी। परफेक्ट है ये। और अमेंडमेंट के बाद ये कितना हो गया जो हमने किया है, हालांकि हमने 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। परफेक्ट है ये चीज, बोलो। हाँ यस अब सर अपने को सैलरी में यहां पे आपको लेने का है कितने महीने का? कितने महीने का बताओ मेरे को। यहां पे आपको सैलरी लेने का है 5 महीने का। परफेक्ट है। तो अगर मैं सैलरी लू तो सैलरी 5 मंथ का लूंगा तो बेसिक सैलरी कितना है वहां पे? इसको बोलो, जल्दी से बोलो, मेरे को वापस पीडीएफ खोलना पड़ेगा और थोड़ा स्लो चल रहा है। कितना बेसिक सैलरी? 6,000 per month. 6,000 इंटू 5। परफेक्ट है, ये हो गया 30,000। उसके बाद में डीए कितना है? डीए इन टर्म्स कितना है? तो डीए 2,000 है आई गेस। डीए 2,000 है। 600. 2,000 का 30% इन टर्म्स है। परफेक्ट है। हाँ तो 600 इंटू कितना आ जाएगा? 5 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 3,000। एंड बोनस भी मिला हुआ है इसको, जो अरे सैलरी वही है, बीबीसी मैड हो गया, बीबीसी मैड हो गया, तो यहां पे आपका बोनस कितना है? 1,500 पर मंथ है। हाँ इंटू 5 महीना कितना हो गया ये? 7,500 7,500। तो आपका सैलरी कितना हो गया? 40,500। तो सर इसका लेना है आपको 40,500 का 15% ऑफ 40,500। हाउ मच इट इज? 6075. 6075। परफेक्ट है ये चीज। अभी इधर आपको यही आपको सैलरी इधर लेना है। कितने महीने का सैलरी लोगे आप? ये 7 मंथ्स का। तो बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू कितना मंथ्स? 7 मंथ्स, 42,000। दूसरा डीए इन टर्म्स कितना हो जाएगा? तो डीए इन टर्म्स 600 डायरेक्टली मैं पकड़ता हूं, 600 इंटू 7 मंथ्स कितना आ जाएगा? 4,200। सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ और बोनस कितने मंथ्स का है? बोनस भी आपका 7 मंथ्स का, 1,500 इंटू 7 कितना? 10,500 10,500। कितना हो गया सैलरी? 56,700. 56,700। इसका लेना है मेरे को 10% लेना है, 10% ऑफ 56,700। सो हाउ मच इट इज? इट इज 5,670। तो सर टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना आ जाएगा? इन दोनों का टोटल करो, बताओ मेरे को कितना हो गया? 6075 प्लस 5,670। हाउ मच इट इज? 11,745. 11,000 745. 740। परफेक्ट है ये। सॉरी 45 है, 745 ना? हाँ 745। क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से डील करना है इसको? Assume rent free accommodation is used by Mr. C from 1st April 23 in Mumbai. मैं ऐसा उसी क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया है, 5 महीने की जगह मैंने पूरे साल का लिया। तो सर आपको ये दोनों, तो सर क्या हमको ये दोनों लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी? अब इंस्टीट्यूट जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उस तरीके से याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलो 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 बोलो। अभी इंस्टीट्यूट ने अभी जो 6 तारीख को एमटीपी भी हुआ है मेरे हिसाब से, 6 तारीख को एमटीपी 2 है ना, 6 तारीख को हुआ है ना, 6 को हुआ है ना, 6 उसके अंदर आया ना जो एमटीपी 2 है, एमटीपी 2 के अंदर 6 अप्रैल का जो एमटीपी है उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्टिव वाला 3A आप देखोगे ना, तो उसमें भी रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, मुंबई में दिया है मेरे हिसाब से, मुंबई में दिया है, एमटीपी 2 के अंदर है। और उसमें तो हालांकि कुछ ज्यादा इतना दिमाग लगाने, वो उसमें ये नहीं बोला कितने महीने के लिए दिया है, वो उसने पूरे साल के लिए दिया है, मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब पूरे साल के लिए दिया है। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये इस तरीके से उसमें कंप्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 3A, हाँ 3A में थर्ड पॉइंट ही दे रखा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन बाय द कंपनी प्रोवाइड कर रखा है।
ओन बाय द कंपनी और जगह है मुंबई में, तो सर आपको यही लेने का, बाकी खाली वहां पे सैलरी अलग रहेगा, बाकी इसी तरीके से डील करने का। बोलो। सर क्वेश्चन, यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 26 लाख का पॉपुलेशन है और ईयर नहीं मेंशन किया, तो अज्यूम करेंगे दोनों सेंसस के हिसाब से वही है। रैना, आपको 26 लाख लैक्स का पॉपुलेशन है तो 100% वो कौन से ईयर का सेंसस है वो देगा, 100% देना ही पड़ेगा। क्योंकि दोनों सेंसस का अलग डेटा फिर देना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ, दोनों दोनों अलग अलग देगा, 2001 का भी देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है 2001, देखो अगर उनको काम सिंपल बनाना, जैसे एमटीपी में क्वेश्चन देगा मुंबई लिख दिया वहां पे, या मैंने इधर मुंबई लिख दिया, काम आसान हो गया, तो समझा बात दोनों मतलब में ये फर्स्ट चीज। केस आ जाएगा। दिल्ली लिख दिया, काम खत्म हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेसिकली। तो हाँ। इन दैट केस खत्म हो गया। लेकिन अगर उसको चाहिए कि मेरे को 7.5% चेक करने का है या कि 5% चेक करने का है, एक में समझ में आ रहा है क्या बात मतलब ये चीज है, तो फिर उसको पॉपुलेशन देने के साथ में 2001 का भी देना पड़ेगा, 2011 का भी देना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना वो चीज। ठीक है, असम्पशन का बात नहीं आएगा ना इसमें कोई। हाँ, जनरली देखो ऐसा है, जो एमटीपी में दिया उसमें सीधा सिटी लिखा है मुंबई, ठीक है, नहीं लिखते, बट अपने को उसके भरोसे नहीं बैठना है, अपने को तो वो करके जाना है बेसिकली। तो अपने को तो ये दोनों देखने का कि कौन सा सेंसस है जो 1 सितंबर 31 अगस्त 23 तक है, उसके केस में अपने को देखने का है 2001। ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। आई होप सर, आपको। हाँ, बोलो बोलो। सर अगर वो हायर चार्जेस वाला केस होगा तो उसमें भी वैसे ही करना है ना, 15 और 10? उसमें भी 15, और आपको वहां पे सेम, अगर ये पीरियड सेम रहेगा, 15 की जगह एक जगह 10 लेना है, इधर 15 लेना है, और उसके बाद में आपको 10% लेना है। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो ये क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ईयर है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगले साल से ये प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। जो अगले साल जो मई 25 नवंबर 25 में अटेम्प्ट देंगे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ में है। समझा क्या एवरीवन? यस सर। है ना? यस सर। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके चाहे पहले वाला पीडीएफ दिखाओ ना, जिसमें डेट्स थे। कौन सा इसके पहले वाला। पहले वाला कौन सा मेरे भाई? ये वाला? हाँ। हाँ, तो ये तो मैंने तुमको एग्जाम्पल लेके करवाया यार, उसी क्वेश्चन को मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में करवा दिया कि अगर ऐसा होता तो आपको क्या करना था, मतलब बाकी। सर वो पीडीएफ आपने दिखाया था ना, जिसमें आपने बाद वाला डेट लिखा है, कौन सा? जिसमें आपने 10% वाला डेट लिखा है, नया मॉड्यूल। हाँ ये वाला हाँ, ये ले लो, इसका फोटो ले लो इसका। ये तो मैंने तुमको चेंज भी करवा दिया था ना, क्लास में ही चेंज करवा दिया था ये तो। सर डेट्स के लिए चाहिए था सर। ओके ठीक है, डेट्स लिख दो ना तुम, अपनी बुक में ही लिख दो, डेट्स लिख दो, और वहीं वहीं पे पास में ओल्ड वाला भी लिख देना, मतलब समझा? यस सर। डन 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 एवरीवन। डन सर। चलो, Yes, sir. अब हम आते हैं पीजीपी में। पीजीपी में दो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब एक तो सर 35D पे आ जाओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये देखो, ये पूरा का पूरा दे रखा है, ये अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 23। ये रेट्स हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर ली थी, बट द पॉइंट इज वो पुराना वाला भी इंस्टीट्यूट पूछता है तो अपने को मालूम होना चाहिए। पीजीपी में आ जाओ सर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो ठीक है, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं जाने तो डिस्कस नहीं करता हूं मैं, लेट इट बी। डी में आ जाओ। 35D में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसे उन्होंने एक छोटी सी चीज दे दी है, तो मैं ठीक है यार, कहीं इधर इधर गलती से मतलब थियोरेटिकल पूछ ले तो मतलब ये लास्ट वाला पैरा है ना, लास्ट वाला पैरा, बस यही चाहिए। आपको याद होगा 35D के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फेमस पाप वाले एक्सपेंसेस, बराबर है? यस। फेमस पाप वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका डिडक्शन मिलता है, परफेक्ट है। तो अभी यहां पे क्या बोला मालूम है, सीबीईटी ने नोटिफिकेशन निकाल के एक चीज बोली, आपको 35D में एक पॉइंट लिखना है, वो लिख दो वहां पे कि सर उन्होंने क्या कर दिया, एक चीज बोल दिया कि जो असेसी है ना उसको एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यहां से लिख दो कि असेसी हैज टू सबमिट अ स्टेटमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द अबव स्पेसिफाइड
expenditure required to be furnished 1 month prior to the due date of furnishing return of income under section 139(1). आप शॉर्ट में अपने तरीके से लिख दो, अ स्टेटमेंट इज टू बी फर्निश्ड 35D में नीचे ही लिख दो। हालांकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता, एग्जाम में कहीं पे भी नहीं आए, लेकिन मान लो कोई थियोरेटिकल कोई कुछ पूछ ले किसी भी तरीके से, या आपको पूछ ले कि भाई वन लाइनर के अंदर पूछ ले कि भाई कब तक स्टेटमेंट सबमिट करने का है, तो सर ये स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आपको एक्सपेंस लेना कि भाई क्या 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 नहीं है, तो सर उसका स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। और फर्निश कब से कब तक करना है ये देखो, ये बस खाली आप इतना लिखो, स्टेटमेंट जो फर्निश करना है ये इतना पॉइंट लिख दो, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करने का है। सर जूम करूँ ना? क्या करूं? Zoom in. इसको जूम और बस। वैसे ये भी मैं भेज दूंगा आपको, ये वाला जो सर्कुलर है ना भेजूंगा, 100% भेज दूंगा मैं आपको। डन डन डन, बोलो। सर 1 मिनट। एकदम इतना रेलेवेंस नहीं है, बट ठीक है, आप वहां पे ये चीज कर दो। डन डन सर। डन। अब सर पीजी में आ जाओ, हमने एक सेक्शन पढ़ा था 43B। 43B रेलवे में बैठकर टीवी पर क्या देखना, आईपीएल, याद है? यस सर। अब उसके अंदर उन्होंने एक चीज और वहां पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। मैं सीधा जो लेटेस्ट वाला मॉड्यूल है, लेटेस्ट वाले मॉड्यूल से ही मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बता रहा हूं कि सर एक एक्ट है, एमएसएमई एक्ट, ठीक है, एमएसएमई एक्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट करके, एमएसएमई एक्ट 2006 करके है। अभी उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, इंस्टीट्यूट ने कहीं पे एमएसएमई एक्ट के लिए माइक्रो स्मॉल क्या होगा उसके डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट ने 3 अलग अलग जगह, बेसिकली जो फाइनल का मॉड्यूल है उसमें अलग दे रखा है, जो नया वाला है इंटर का है उसमें अलग दे रखा है। अब सर इसको लेकर क्लैरिटी आ चुकी है, इंस्टीट्यूट ने भी अपने मॉड्यूल में चेंजेस कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 तरह के एंटरप्राइजेस, ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज पे लगेगा, ये मीडियम के लिए नहीं है। मतलब माइक्रो एंड स्मॉल को जब आप पेमेंट करते हो, सपोज आपने कुछ सामान खरीदा है, कुछ गुड्स खरीदा है या कुछ सर्विसेज लिए, किससे, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस से। सामने वाला माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है, उससे कुछ सामान खरीदा या फिर उससे कुछ सर्विसेज ली, अब आपको उसको पेमेंट करने का है। तो सर पेमेंट करने का क्या तरीका है? पेमेंट बोलता है कि सर आप पेमेंट कभी भी कर लो, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो। अच्छा, डिडक्शन कब मिलेगा? अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो सर आप कभी भी, मतलब बेसिकली आप पेमेंट करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, अक्रूवल बेस पे डिडक्शन ले सकते हो। और जब कैश बेसिस फॉलो करते हो तो अगर आप पेमेंट करोगे तभी आप वहां पे लोगे। सर उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस 43B के अंदर डिडक्शन और पेमेंट बेसिस। रेलवे में बैठकर टीवी पर आईपीएल देखना है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया, रेलवे में बैठकर टीवी पर क्या देखना है, आईपीएल देखना है। उस केस के अंदर सर आपको पेमेंट करना पड़ता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यस और नो। तो इसी में इन्होंने एक वहां पे क्लॉज और ऐड कर दिया, दैट इज 43BH। 43BH एक क्लॉज ऐड किया है, और ये क्या बोलता है कि एनी सम पेबल बाय असेसी, आप पेमेंट कर रहे हो टू अ माइक्रो और स्मॉल। पहली बात बोल देता हूं मैं, मीडियम को एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मीडियम को पेमेंट कर रहे हो तो सर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली। लिख देना, अलग से लिख देना कि सर अगर मीडियम एंटरप्राइजेस को पेमेंट करते हो तो उस केस में दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल है? जब आप पेमेंट किसको कर रहे हो, या तो माइक्रो कर रहे हो या स्मॉल एंटरप्राइज को कर रहे हो, ठीक है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। लेकिन सेक्शन 15 किसका? ये सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट का है, एमएसएमई एक्ट का है। तो इसी के अंदर जो टाइम लिमिट थी और इसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल का डेफिनेशन दे रखा था, उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फाइनली अभी इंस्टीट्यूट ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो पहले तो आप ये समझो कि सर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज होगा कौन। तो सर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का ये देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विस। ऑब्वियसली मतलब जो सामने वाला जिसको पेमेंट कर रहे हो, मैंने क्या बोला, या तो आप कुछ से कुछ गुड्स खरीद रहे हो,
तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा, या फिर आप उससे कुछ सर्विस ले रहे हो तो सर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब सर यहां पे माइक्रो कब बोलेंगे, माइक्रो कब बोलेंगे, पहले तो आप इस बेसिकली इस क्लैरिफिकेशन का, इस अमेंडमेंट का लॉजिक समझो। सर मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार छोटे व्यापारियों को, जो छोटे बिजनेसमैन है उनके लिए अलग अलग, जैसे आपने 44 AD के अंदर या 44 ADA वगैरह 44 AB टैक्स वाइड में भी देखा होगा, अलग अलग बेसिकली उनको बेनिफिट्स है, 10 करोड़ का टैक्स वाइड लिमिट भी है वहां पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जो छोटे बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी है, उनको बेसिकली कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहती है कि नहीं भाई, क्यों क्या होता है कि इंडस्ट्री में मैंने कुछ सामान खरीद लिया तो मैं बोला पेमेंट करूंगा ना, भाग थोड़ी रहा हूं, करूंगा ना, करेगा कौन सा, मतलब मर गए जो, मतलब बात खत्म हो जाएगी, कर दूंगा मैं, ऐसे ऐसे करते खींचते रहते हैं वहां पे, लंबा खींचते रहते हैं, राइट। क्योंकि जो सामने वाला है, जैसे मैंने कोई सामान लिया है वहां पे माइक्रो एंटरप्राइज से, तो मेरे को तो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगा। सर रेलवे में बैठ के टीबी उसी केस में ड्यू डेट वाली बात आती है, बाकी सर केस में ड्यू डेट की बात आती नहीं है, तो मैं तो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन ले लूंगा, अब पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं, तो सर वो जो इकोनॉमी में फ्लो होना चाहिए ना पैसे का, वो रुक जाता है, अटक जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो 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 एवरीवन, प्लीज प्लीज रिप्लाई करो, अरे बोलो। Yes, sir. ओके ठीक है, और ये एग्जाम में ये चीजें आ सकती है, एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकती है, तो ये चीजें ध्यान रखने का है। नाउ वो जो छोटे व्यापारी है उनके पास में टाइम से पेमेंट पहुंचे, तो अब मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी ने क्लॉज डाल दिया 43BH, उसके अंदर क्या बोला कि सर अगर आपने माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ सामान खरीदा है, उनसे कुछ सर्विस ली है, तो उनको पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा। अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तब तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, उसी साल में अलाउ हो जाएगा, अगर उस बियॉन्ड टाइम पेमेंट करोगे तो जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ होगा। बस यही अमेंडमेंट है। तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, मैं फिर से बोलूंगा मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है, मीडियम एंटरप्राइज को आप कभी भी पेमेंट करो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अक्रूवल बेसिस पे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोला गया, तो माइक्रो एंटरप्राइज में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2। पहली बात तो उसका जो माइक्रो एंटरप्राइज उसका इन्वेस्टमेंट ना प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर इट शुड बी 1 CR और मोर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 1 माइक्रो किसको बोलेंगे, जिसका वहां पे आपका नहीं 1 CR मोर, सॉरी अप टू है ना, ये एक सिंबल, ये आप तो मैं सिंबल भूल जाता हूं, ये क्या है, अप टू इधर मैं 90 लिखूंगा, हाँ परफेक्ट है हाँ। तो सर उस केस में वहां पे आपका अगर उसका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में, दैट शुड बी अप टू कितना 1 CR होना चाहिए, अप टू 1 CR होना चाहिए। दूसरा उसका टर्नओवर उस साल अप टू 5 CR होना चाहिए, अप टू कितना होना चाहिए 5 CR, तब तो वो हो जाएगा माइक्रो। और स्मॉल किसको बोलेंगे, सर सेम चीज, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट होना चाहिए अप टू 10 CR एंड टर्नओवर शुड बी अप टू 50 CR। सर ये ना अलग अलग जगह अलग अलग लिमिट दे रखी थी, अब ये लेटेस्ट वाला मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट ने उसमें भी कोरिंगम इशू करके इन्होंने बोला है कि भाई हमने ये चेंज कर दिया है, और MSME एक्ट से भी मैंने कंफर्म किया। आप जाओगे ना, आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को देखना पड़ता है भाई, मैं MSME एक्ट गया, MSME एक्ट के अंदर जो 15 है उसके अंदर सेक्शन 15 MSME का, उसके अंदर मैंने किसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस, किसको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो वहां पे भी यही वाला लिमिट है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। Yes, sir. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दोनों कंडीशन, तो सर वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइज। नाउ अब ड्यू डेट क्या है सर, वो ड्यू डेट है सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। तो वो क्या बोलता है मालूम है सर, दो चीजें बोलता है कि अगर वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट है, अगर क्या है सर, रिटर्न एग्रीमेंट, बायर एंड सेलर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है। ये देखो सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक्ट का नाम है, मीडियम एंटरप्राइज लिखा है, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, ये एक्ट पूरा नाम है एक्ट का, माइक्रो स्मॉल मीडियम MSME एक्ट बोलते हैं इसको, MSMED एक्ट बोलते हैं, पहले MSME एक्ट बोलते थे, बाद में MSMED एक्ट बोल दिया इसको। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 mandates payment of goods or services to supplier being a micro or small enterprises by the buyer on or before the date agreed upon between them in writing। तो इसका मतलब अगर उनके बीच में राइटिंग एग्रीमेंट है, किसके बीच में, एक तो मेरे बीच में, मैं बायर ऑफ गुड्स और बायर ऑफ सर्विस, व्हाटएवर इट इज, एंड सामने वाला
कौन है, माइक्रो एंटरप्राइजेज है या स्मॉल एंटरप्राइज है, हम दोनों के बीच में रिटन एग्रीमेंट है, या तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी डेट है वो, बट ये जो डेट है ना बेसिकली विच कैन नॉट बी मोर देन 45 days फ्रॉम डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ बायर फ्रॉम सप्लायर। जिस दिन मैं सामान ले रहा हूं, सामान खरीद रहा हूं, जिस दिन वहां पे मैं सामान खरीद रहा हूं या सर्विसेज ले रहा हूं, उस दिन से बेसिकली या तो जो एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट में वो डेट वो है, बट ये कभी भी 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। आई विल टेक प्रॉपर एग्जांपल, मैं प्रॉपर एग्जांपल लूंगा, अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सर वहां पे वो जो भी आपका रिटन एग्रीमेंट है मेरे बीच में और जो माइक्रो एंटरप्राइज है मेरे बीच में, स्मॉल एंटरप्राइज है, वो एग्रीमेंट में वो डेट है वो, बट कभी भी ये 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो रिटन एग्रीमेंट में 50 डेज लिखा हुआ है, तो सर पेमेंट कब तक करना पड़ेगा ये बताओ मेरे को। रिटन एग्रीमेंट में अगर 50 डेज लिखा हुआ तो कब तक पेमेंट करना पड़ेगा? 45 days. 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज में करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। और सर दूसरा आता है कि अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द अपॉइंटेड डे, दैट इज विद इन 15 डेज, 15 दिन में। अगर एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो सब 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। सर अगर विद इन 45 डेज, मैं बोलूंगा विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज अगर पेमेंट कर दिया रिटन एग्रीमेंट के केस में, तब तो सर मेरे को रेलेवेंट ईयर में ही क्या हो जाएगा, अलाउ। सपोज 23-24 का बेसिकली पेमेंट है और विद इन 45 डेज मैंने पेमेंट कर दिया, तब तो 23-24 प्रीवियस में क्या हो जाएगा, अलाउ। क्या हो जाएगा, अलाउ। सर अगर बियॉन्ड 45 डेज पेमेंट करता हूं तो जिस साल में पेमेंट करूंगा, जिस साल में पेमेंट करूंगा उस साल में क्या होगा, अलाउ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सेम अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इन दैट केस मेरे को 15 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 15 डेज में पेमेंट कर तब तो क्या हो जाएगा वहां पे, अलाउ। उसी साल में क्या हो जाएगा, अलाउ। लेकिन 15 डेज के बियॉन्ड अगर बात जाती है, 15 डेज के बियॉन्ड अगर बात जाती है, तो सर जिस साल में एक्चुअली पेमेंट करूंगा उस साल में वो एक्सपेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, अलाउ। अदरवाइज क्या हो जाएगा, उस साल में रेलेवेंट ईयर में डिसअलाउ हो जाएगा और जिस साल में पेमेंट उस साल में अलाउ हो जाएगा। If the sum is payable by the assessee to a micro or small enterprise is paid as per the written agreement, maximum 45 days or within 15 days in case of no agreement, the deduction can be claimed on accrual basis if mercantile method of accounting is followed by the assessee. However, if the sum is payable to the assessee to a micro or small enterprise is not paid as per the written agreement or within 15 days in case of no agreement, the deduction would be allowed in the previous year in which it is actually paid. अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी दो एग्जांपल दे रखे, छोटे छोटे, एक ही एग्जांपल है बट दो अलग अलग सिचुएशन में डाल दिया है, वो डिस्कस करते हैं। प्लस मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। मिस्टर ए हैज परचेज अ गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम ए एंड कंपनी अ माइक्रो एंटरप्राइजेज ऑन 1st March 2024. As per the written agreement between them, the payment has to be made by 5th April 2024. Mr. A follows mercantile method of accounting. तो सर उस केस में कब सामान कब खरीदा गया है, बेसिकली 1st March 2024 को। बोलो जनता, अरे बोलो। अब देखो इसमें क्या बोला, रिटन एग्रीमेंट में क्या बोला है कि कब तक पेमेंट करने का है, 5th मार्च तक, सॉरी 5th अप्रैल तक करने का है, जबकि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 45 डेज, 45 डेज। तो सर ये तो 45 डेज के अंदर अंदर है, बोलो। तो अगर यहां पे मिस्टर ए पेड द सम ऑन 2nd April 2024 को पे करता है, तो सर रेलेवेंट ईयर कौन सा था, 23-24 था, बोलो। तो 23-24 में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अलाउ। क्या हो जाएगा, अलाउ। सिंस द मिस्टर ए पेड द सम ऑन बिफोर 5th April 24, द डिडक्शन वुड बी अलाउड ऑन 23-24। लेकिन अगर मान लो ए पेमेंट करता है 20 अप्रैल 2024, 20 अप्रैल 2024, तो सर 20 अप्रैल 2024 आपका बहुत टाइम लिमिट से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो सर आपका एक्चुअल ईयर ऑफ पेमेंट क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 24-25 हो गया ना सर। तो सर 23-24 में तो वो एक्सपेंस अलाउ होने वाला नहीं है और 24-25 में वो क्या हो जाएगा, अलाउ। जिस साल में आप एक्चुअली पे कर रहे हो उस साल में। डन 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 और नॉट? जनता जवाब दे। यस सर। यस सर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। देखो ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा मैं आपको और इसमें एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं जो मैं आपके लिए बना करके लेके आया हूं। अलग थोड़ी सी सिचुएशन है,
बना करके लेके आया हूँ, पर्चा बना करके लेके आया हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में भी क्वेश्चन दे दिया है, वो तो देखेंगे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आरटीपी वाला, बट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए बना के लेके आया हूँ। तो लेट्स डिस्कस वन 1.5 सेक्शन 43 बी एच, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है ये। आपको साथ के साथ लिखना है तो चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी आपकी मर्जी, वैसे आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा। तो सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑन 1 मार्च, वैसे ये खेल असली मजा जब तभी होगा जब आप सामान खरीद रहे हो या बेसिकली सर्विस ले रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। ऑन 1 मार्च 2024 गुड्स परचेज किया है फ्रॉम या तो माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज से। सर मीडियम से लिया है तो इन दैट केस ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे ऑफ रुपीस 50 लाख का सामान लिया है पूरा का पूरा। अब दो सिचुएशन में मैं बताना चाहूंगा कि सर एक तो है कि सर रिटर्न एग्रीमेंट है, और रिटर्न एग्रीमेंट में बोला गया है जो पेमेंट डेट है, रिटर्न एग्रीमेंट में पेमेंट डेट बोला गया है कि पेमेंट डेट 20 अप्रैल है, 20th अप्रैल है, 20th अप्रैल ऐसा लिखा हुआ है रिटर्न एग्रीमेंट में, 20 अप्रैल का वहां पे। दूसरा सर एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट नहीं है। ये दो सिचुएशन में आपको बताने का है। अब यहाँ पे अलग अलग पेमेंट वहां पे डिस्कस करा। मैं पहला पेमेंट किया इसमें, फर्स्ट पेमेंट हो रहा है रुपीज 15 लाख का, और 15 लाख का जो पेमेंट हो रहा है ना, पेमेंट ऑन 15 lakhs का पेमेंट है, दैट इज ऑन 18th मार्च 2024 को। मैं इधर ही सिचुएशन दो अलग अलग ले लेता हूं वहां पे। एक तो ले लेता हूं कि रिटर्न एग्रीमेंट वाला सिचुएशन है, रिटर्न एग्रीमेंट वाला सिचुएशन है। तो मुझे ये बताओ रिटर्न एग्रीमेंट के केस में उसको कब तक पेमेंट करना पड़ेगा अगर उसको डिडक्शन लेना है 23-24 में। मेरे को एक बात बताओ सर, ये लेक्चर का बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? लाइट जा रही है बीच में, नेटवर्क नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा, तुमको ऐप में भी एक्सेस दे दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। 45 डेज, क्योंकि सर ये 20 अप्रैल जा रहा है, क्या 45 डेज के अंदर अंदर है कि बाद में है ये? बाद। तो अगर आपको 45 डेज काउंट करना पड़े 1 मार्च से, तो 1 मार्च को नहीं काउंट करना है, 2 मार्च से काउंट करोगे। तो 2 मार्च से 45 डेज अगर काउंट करोगे तो कितना दिन होगा बताओ मेरे को? 15 अप्रैल। कोई लिख रहा है, चिन्मय लिख रहा है 15 अप्रैल, परफेक्ट है। तो पेमेंट होना चाहिए अप टू कब? अप टू 15 अप्रैल 2024 को पेमेंट होना है। 20th अप्रैल 2024 अगर वो पेमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से था, इस डेट तक होना चाहिए 45 डेज। ये समझ में आ गया क्या? बोलो 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 बोलो। और अगर अग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर कौन सी डेट तक करना पड़ेगा? पेमेंट अप टू 15 नहीं, मेरे हिसाब से इसमें आपका 15 दिन काउंट करो, 15 दिन काउंट करो ना, 16 मार्च 2024 तक पेमेंट करने का। परफेक्ट है। अब सर इसमें मेरे को ये बताओ, आप लोग बताना कि उसको एक्सपेंस का डिडक्शन कब मिलेगा। मैं पेमेंट का डेट लिख दूंगा। फर्स्ट सिचुएशन में लिखता हूं मैं, पेमेंट है उसका, फर्स्ट सिचुएशन में पेमेंट है उसका रुपीज 15 लाख का पेमेंट मैंने करवाया है ऑन 18 मार्च 2024 को। तो पहली वाली सिचुएशन के अंदर उसको एक्सपेंस का डिडक्शन कब मिलना चाहिए? डिडक्शन अलाउड इन प्रीवियस ईयर, वो बताना। ऐसे ही डिडक्शन अलाउड इन प्रीवियस ईयर बताना मेरे को। बताओ पहली वाली सिचुएशन के अंदर 18 मार्च 2024 को पेमेंट करना कब तक था? 15 अप्रैल 24 तक। अगर 15 अप्रैल 24 तक करेगा तो जो रेलेवेंट ईयर है ना, रेलेवेंट ईयर क्या है सर? रेलेवेंट ईयर क्या है? दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24। बोलो कौन से में डिडक्शन मिलेगा?
23-24 सर प्रीवियस ईयर 23-24 में डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउड। परफेक्ट है। अब सर दूसरी वाली सिचुएशन में क्या होगा? 16 मार्च 24 तक उसको पेमेंट करना था, जबकि पेमेंट तो 18 मार्च को हो रहा है, तो सर डिडक्शन कब मिलेगा? 23-24 में या 24-25 में? 23-24 प्रीवियस ईयर 23-24 में ही मिलेगा। काहे को सर? क्योंकि सर ईयर ऑफ पेमेंट तो वही है ना, ईयर ऑफ पेमेंट तो सर वही है ना, भले वो आपका बाद में पेमेंट हो रहा है, बाद में पेमेंट हो रहा है। देखो अगर मैं बोलूं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? मतलब मेरे को बताओ ये जी, यहाँ पे तो हो रहा है ना, यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बोलो। कंडीशन सेटिस्फाई यहां नहीं हो रहा है, लेकिन सर आपका अगर डिसअलाउ हो गया तो अलाउ कब होता है? जिस साल में आप पेमेंट करोगे। जिस साल में क्या करोगे आप? पेमेंट। तो सर पेमेंट तो आपने यहां पे 23-24 में ही किया है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसमें आपने पेमेंट जो किया है वो पेमेंट, अरे बोलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि नहीं तुमको समझ में आ गया? पेमेंट आपका 23-24 में हो रहा है। ओके, दूसरी सिचुएशन, दूसरा सेकंड सिचुएशन कि मान लो उसने अगला पेमेंट जो किया है वो भी 15 लाख का पेमेंट किया है, और वो पेमेंट किया ऑन 10th of April 2024 को पेमेंट किया है। दैट इज कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर 24-25 में पेमेंट हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि पहली वाली सिचुएशन अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उस केस में क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? कब तक पेमेंट करना था? 15 सर मार्च मंथ में 31 डेज का है ना, तो अप्रैल 15 देखता है, फिर ड्यू डेट 15 अप्रैल होगा ना। बेटा तो मैंने क्या लिखा है? 15 अप्रैल ही लिखा है ना, मैंने कहा लिखा है 16 अप्रैल? हर्ष कुमार। तो सर इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 15 अप्रैल तक पेमेंट करना था, 10 अप्रैल तक पेमेंट हो गया। प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या हो जाएगा? अलाउ। जिस ईयर को बिलोंग करता है उसमें अलाउ हो जाएगा। परफेक्ट है। सर इस केस में तो आपका अलाउड नहीं होगा। इस केस में तो सर पेमेंट वहां पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस केस में कब अलाउ होगा? बताओ कौन सा प्रीवियस में अलाउ होगा? 24-25 सर जिस साल में पेमेंट कर रहे हो उस साल में, दैट इज 24-25 ईयर ऑफ पेमेंट। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? और तीसरा लास्ट पेमेंट लेता हूं मैं, यहाँ पे 20 लाख का पेमेंट है, और 20 लाख का पेमेंट है ऑन 25th of April 2024। तो सर ये ईयर ऑफ पेमेंट तो 24-25 है। अब बताओ मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? रिटर्न एग्रीमेंट? No. सर नहीं सर, उस केस में 15 अप्रैल तक पेमेंट करना था। समझ में आया क्या? तो सर अब बताओ कौन सा ईयर में अलाउ होगा? प्रीवियस ईयर 24-25, जिस साल में आपने पेमेंट किया है, ईयर ऑफ पेमेंट। सर इधर तो वैसे ही नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर बताओ मेरे को, 24-25 ईयर ऑफ पेमेंट। राइना क्यों बोल रही है? वापस गया क्या? हेलो, अरे यार ये वापस चालू हो गया, चेक करो, आया ना? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं करता हूं मैं, वेट। आ गया क्या? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कहां तक हो गया था भाई? किधर तक हो गया था? लास्ट वाला हो गया था कि लास्ट वाला बाकी था? हो गया था सर। लास्ट वाला पेमेंट 20 लाख का था, 25 अप्रैल को किया है। ईयर ऑफ पेमेंट है आपका 24-25 है, तो सर यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद में हो रहा है, मतलब वहां पे आपका जो 45 डेज है उसके बाद में जा रहा है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अगर मैं बात करूं 45 डेज की बात करूं तो 45 डेज आपका कब तक जा रहा है? 15 अप्रैल 2024 तक। तो सर उस केस में आपका 24-20। तो अगर मैं बात करूं इस केस में, दो अलग अलग सिचुएशन है। केस 1 के अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन कितना मिलेगा अलाउड? पहला, इन प्रीवियस ईयर 23-24, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको। 23-24 में कितना मिलेगा बताओ ना मेरे को? 15 और 15 30 लाख। परफेक्ट है। Yes. और पहले वाले में कितना मिलेगा? रुपीस 15 लाख। और जो प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना डिडक्शन मिलेगा? तो इधर मिलेगा 20 लाख, और सर इधर कितना मिलेगा? 35 लाख।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आरटीपीए क्वेश्चन हम ना सब बाद में डिस्कस करेंगे, एक साथ में डिस्कस करेंगे। पहले है ना मैं ये इसके डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट क्या होगा उसका मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। क्या बोलती है पब्लिक? Yes. हाँ हाँ, सर। दो छोटे छोटे वीडियो हो जाएंगे, तो जिसको जो रेफर करना है वो अच्छा रहेगा। तो पहले मैं एक बार ये कर लेता हूँ, आरटीपी क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लूंगा। डन 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 डन, क्लियर एवरीवन एवरीवन एवरीवन? कोई शंका, कोई लघु शंका, दीर्घ शंका, किसी प्रकार की कोई शंका? जल्दी से बोलो। ये मेरे पास में बहुत टाइम है, तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, बता रहा हूं मैं। सर डरा रहे हो आप, डरा रहे हो, डरा रहे हो। वैसा डेट क्या हो गई? 12 अप्रैल। अरे बहुत टाइम, बहुत टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। जो टेंशन लेके एग्जाम देता है ना, बड़ी दिक्कत होती है एकदम। हाँ तो मालूम है मेरे को, मे अटेम्प्ट है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, आराम से हो जाएगा। मे अटेम्प्ट है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। सर जून नहीं गए? हाँ जून नहीं हुई एग्जाम? नहीं, मई में ही। डीटी में 3 दिन का छुट्टी मिला है, 3.5 दिन का टैक्स में। सर हम आपके स्टूडेंट है, किसी चीज का डर नहीं। वाह, ये हुई ना बात। सर आज भी लेट छोड़ोगे? कशिश आश्रा, कंप्लेन कर दो, तुम नहीं हो तो कंप्लेन कर दो। सर मत डराओ, डॉक्टर के पास जा रही हो, सही ही आ रहे हो। अच्छा डॉक्टर के पास आ रहे हो। कशिश कंप्लेन कर दो कि लेक्चर एक्सटेंड करते हैं। इधर बोरीवली ब्रांच में कोई नहीं, बोरीवली ब्रांच में कोई नहीं है, मालूम, मैं अकेला बैठा। टेक्निकल टीम वाले भी चले जा चुके, कोई नहीं है। मेरे को ही चालू करना है, मेरे को सब मेरे को ही बंद करना है वहां पे। ठीक है, मैं और मेरी तन्हाइयां। तो सर ये एक आपका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में हाँ सर, एक सर कॉन्सेप्ट था, आ जाओ। किधर गया अपना पीडीएफ? ये वाला पीडीएफ तो सबके पास में होगा, सबके पास में होगा। तुमने नोट्स भी फेयर किए होंगे आई होप। टीडीएस में जो हमने पढ़ा था, याद है? भूल गए? 200 पेज का पीडीएफ बनाया था, 200 पेज का, लगातार चालू था वहां पे। मुलुंड वाले थे, घाटकोपर वालों का अलग था वहां पे, और डायरेक्ट एंट्री वालों का भी अलग था। अजमेर वालों की तो बात ही निराली है। चलो इधर ध्यान दो, अभी सब बैलेंस करना पड़ता है, किसी एक की तारीफ नहीं कर सकते ना। वहां पे घाटकोपर वाले अच्छे, मुलुंड वाले अच्छे। सर पेपर के थोड़े लीक्स दे दो ना। मेरे को कैसे मालूम लीक्स वीक्स कुछ भी? हाँ चलो इधर ध्यान दो। ऐसा लीक भी कुछ नहीं है, लेकिन जो आज डिस्कस करें उसमें तो बहुत सारी चीजें एग्जाम्स में आने वाली है, बस इतना समझ लो तुम। और तो क्या बोलूं मैं, मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंस्टीट्यूट ने बोला है, तो फिर बात खत्म हो जाती है वहां पे। इंस्टीट्यूट तो हमारा माई बाप है। सर ये वाला आपको पीडीएफ याद होगा, तो हमने जब टीडीएस पढ़ा था, टीडीएस, तो एक सेक्शन पढ़ा था 1010D, परफेक्ट है? याद है? 1010D। यस सर। 1010D में आपको याद होगा, बड़ा ही सुंदर सा चार्ट बनवाया था मैंने कि एग्जाम्पशन ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो देखो अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो तो फुली टैक्सेबल होता है। वो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिस्कस किया था कि भाई जो कंपनी को मिलेगा उसके लिए पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और कीमैन को मिलेगा तो उसके लिए सैलरी में हो सकता है, उसके लिए टैक्सेबल हो सकता है, आपका पीजीपी में भी हो सकता है, अदर सोर्स में भी हो सकता है। बोलो बोलो 194 डीए में। हाँ प्रणव, बराबर बराबर बराबर, परफेक्ट है। तो सर 1010D में हमने इसके अलावा पढ़ा था, देखो कीमैन तो फुली टैक्सेबल है, इसके अलावा कब एग्जाम्प्ट होगा, कब टैक्सेबल होगा, तो डिटेल में चार्ट बनाया था। अब यार मुझे नहीं लगता कि चार्ट मुझे पूरा डिस्कस करना चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? कैसे अगर पॉलिसी लिया है 1 अप्रैल 2012 के पहले, और प्रीमियम अगर अप टू 20% पे किया, तब तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1010D में। और अगर आपने प्रीमियम जो पे किया है वो 20% मोर देन सम 20% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट है, मोर देन 20% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट, तो सर वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वैसे ही आपका पॉलिसी लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 तो 10% देखते थे, और पॉलिसी लिया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 तो उस केस में वहां पे आप कितना देखते थे सर? उस केस में देखते थे आप वहां पे 15% देखते थे। ये देखो, ये सब नीचे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मैच्योरिटी रिसीव जो भी है आपका, वो ये तो टीडीएस वाला पार्ट है कि भाई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन मैच्योरिटी सर आपका टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, तो वो हमने डिस्कस करा था। बराबर है? बोलो 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 बोलो। साथ में अदर सोर्सेज में भी हमने 56 to 12 करके एक सेक्शन था, 56 to 12 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इफ यू रिमेंबर, तो उधर भी हमने डिस्कस किया था कि सर जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उसमें से प्रीमियम माइनस करते हैं, जो प्रीमियम आपने पे किया वो माइनस करते हैं, दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। परफेक्ट है? अब सर इन्होंने है ना एक चीज और जोड़ दी वहां पे
कि सर अगर वहां पे, इधर ध्यान देना, मैं आपको बोल रहा हूं ये चैप्टर 6 से रिलेटेड कोई डिडक्शन अमेंडमेंट नहीं है, एटीसी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं है, दिस अमेंडमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एटीसी, ठीक है, एटीसी से रिलेटेड नहीं है सर, ये अमेंडमेंट 1010D से रिलेटेड, 1010D से रिलेटेड। अभी 1010D में इन्होंने एक चीज और बोल दी, हालांकि मुझे क्या लगता था कि भाई एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं करवाया, ये चीज नहीं करवाई थी मैंने, जानबूझ के छेड़ा नहीं था, क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट, ये देखो अमेंडमेंट क्या बोला गया है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया गया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ठीक है, ये सर जानबूझ के नहीं करवाया था, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 23 उसके बाद में इशू किया तभी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा, तभी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा, राइट। तो सर अगर कोई पॉलिसी इशू किया जा रहा है 1 अप्रैल 23 से रिलेटेड पॉलिसी, तभी तो इसका मैच्योरिटी कब होगा बताओ ना मेरे को, ऑब्वियसली 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल बाद में होगा, हाँ के ना। तो सर इसका तो बेसिकली रेलेवेंट नहीं बनता था, बट इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में क्वेश्चन पूछ लिया घुमा फिरा करके, तो अब वो चीज वहां पे आपका डिस्कस करना बनता है। पता है इसमें एक चीज इन्होंने और डाल दी कि सर अगर पॉलिसी इज टेकन, आप एक काम करो अदर सोर्सेज के अंदर बेसिकली, या कहीं पे भी आप लिख दो, वहां पे जहां पे आपको ठीक लगे, इधर भी लिख सकते हो, ये वाले इसके अंदर भी लिख सकते हो, इन दिस केस ऑल्सो कहीं पे भी लिख सकते हो। अबे चलना, जहां पे जगह दिखे मिले वहां पे आप लिख दो, मैं इधर लिख रहा हूं वहां पे, ठीक है। सेक्शन 1010D, सेक्शन 1010D, ठीक है, ये क्या बोलता है कि एग्जम्पशन की बात हो रही है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D, अंडर सेक्शन 1010D। अभी एग्जम्पशन कब मिलता है, जब आपका प्रीमियम या तो 10% तक हो, या प्रीमियम 20% तक हो, या प्रीमियम 15% तक हो। तो सर कब टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल कब होगा, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल कब होगा, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल कब होगा। तो सर एक तो देखो कीमैन, फर्स्ट तो क्या होता है, अगर कीमैन है, क्या है सर, कीमैन है, कीमैन इंश्योरेंस अगर है, अगर पॉलिसी था, उसका मैच्योरिटी अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका एनुअल प्रीमियम है वो आपका मोर देन 10%, मोर देन 20%, पहले मैं 20% लिखूंगा, मोर देन 20%, या मोर देन 10%, या मोर देन 15%। एनुअल प्रीमियम अगर ऐसा है तो वो आपका मैच्योर अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। परफेक्ट है बोलो। अब इन्होंने तीसरी एक चीज और बोल दी कि अगर आपने पॉलिसी लिया है, ठीक है, अगर आपने, तीसरा बोलता है कि इफ पॉलिसी इज टेकन, अबे कलर चेंज होना, हाँ हो क्यों नहीं रहा है, हो गया। तीसरा इन्होंने क्या बोल दिया कि सर अगर आपने पॉलिसी लिया है, इफ पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अभी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा, एमसी क्वेश्चन बन सकता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बता रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, एंड पॉलिसी या पॉलिसीज, बता रहा हूं मैं, पॉलिसी या पॉलिसीज है ना, एक से ज्यादा पॉलिसी भी हो सकती है, वहां पे। एंड जो एनुअल प्रीमियम बनता है, एनुअल प्रीमियम, या मैं बोलूंगा और एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, in case of more than one life insurance policy issued after 1 April 2023, और वो आपका है या तो एनुअल प्रीमियम या फिर एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम इज मोर देन ₹5 लाख, मोर देन रुपीज कितना, 5 लाख
तो इन दैट केस सर वो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा, फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं हुआ। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? सर ये तीसरा केस आ गया जहां पे मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा। हालांकि सर 23, 24 में कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। ये वाली सिचुएशन में 23, 24 में मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलने वाला। काय को नहीं मिलेगा? बोलो, अरे बोलो बोलो, लॉजिकली बोलो, मेरे को बोलो ना यार। एक साल में कौन सा क्योंकि परफेक्ट है, क्योंकि पॉलिसी ये वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल ही कब हो रहा है, ये आपका जो बेसिकली फाइनेंस एक्ट 23 के हिसाब से जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल ही कब हो रहा है, जब पॉलिसी आपने इशू करवाया है 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद में। तो इसका मतलब मैच्योरिटी तो बाद में होने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो सर वो बोलता है कि वो वाला मैच्योरिटी में आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर या तो अगर एक पॉलिसी लिया है तो उस केस में उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, या फिर एक से ज्यादा पॉलिसी लिया है, एक से ज्यादा पॉलिसी लिया है ऑन और आफ्टर 1 2023, तो इन दैट केस उनका जो एग्रीगेट प्रीमियम बनता है ना, एग्रीगेट प्रीमियम, वो आपका 5 लाख से ज्यादा है। आर यू गेटिंग? सर ये सेक्शन टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा एप्लीकेबल। रुकना, बता रहा हूं रायना, बता रहा हूं मैं, रायना बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। टर्म इंश्योरेंस अलग चीज होता है। टर्म इंश्योरेंस ऑब्वियसली डेथ के ऊपर मिलता है। टर्म इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी मिलेगा डेथ के ऊपर मिलेगा। तो इनफैक्ट कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर डेथ पे मिलता है या टर्म इंश्योरेंस भी मिलता है डेथ पे, तो इन दैट केस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, नॉट एप्लीकेबल फॉर मैच्योरिटी फ्रॉम टर्म इंश्योरेंस, मैच्योरिटी फ्रॉम टर्म इंश्योरेंस एंड दूसरा मैच्योरिटी रिसीव्ड ऑन डेथ, मैच्योरिटी रिसीव्ड ऑन डेथ के ऊपर मिला है, तो सर ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या आपको क्लियरिटी आया क्या? तो मैं अब सीधा अलग अलग जो सिचुएशन दे रखी है उसके ऊपर आता हूं। बोलो उस क्लियर? Yes. ठीक है, तो हालांकि इसमें एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं इसको डिस्कस किया था, रीजन, अच्छा एटीसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा फोन करके बोले सर एटीसी में कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है। उधर भी आपका मैक्सिमम डिडक्शन वो 1.5 लाख की है, उसका प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। उधर वही जो 20%, 10%, 15% में होता है वो है। ठीक है, बाकी आपका कोई इसका कोई 5 लाख का कोई लेना देना नहीं है। डन और नॉट? तो अभी मैं ना इधर देखो, ये वाला ये जो इंस्टीट्यूट ने बेसिकली एक सर्टिफिकेट दिया, इसमें सीबीडीटी ने बहुत सारे एग्जांपल दिए। सीबीडीटी ने वो सीधे मैं अलग अलग एग्जांपल डिस्कस करता हूं, बहुत सारे, कम से 8 या 9-10 एग्जांपल है, उसमें से कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। Where the assessee has received consideration during the current previous year under one eligible life insurance policy. एक के लिए बोला है कि if the amount of premium payable on such eligible LIP does not exceed 5 lakh rupees on any of the previous year, तब तो सर वो exempt हो जाएगा 1010D में। And अब amount is more than 5 lakh for any of the previous year, तो सर वो आपका exempt नहीं होगा 1010D में। तो देखो पहले एग्जाम्पल नंबर 1, डेट ऑफ इशू क्या है? 1 अप्रैल 2013। मेरे को ये बताओ क्या इसके लिए 5 लाख वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं सर इसके लिए 5 लाख वाला एप्लीकेबल है ही नहीं है। काय को एप्लीकेबल नहीं है? परफेक्ट है। तो इसके लिए अपने को वही देखने का है, 10%, 15% या 20%। यहाँ पे कितना देखेंगे हम लोग? 10% देखेंगे, 20% देखेंगे, 15% देखेंगे। समय शॉर्ट का 10% देखेंगे, 15% है ना। 2013 से कंफ्यूज मत होना, 15% खाली वहां पे वो अगर वो जो 80DD है उसके अंदर कवर होता है उसी के लिए है वहां पे। परफेक्ट है, तो इधर आपको 10% देखना है। तो सम एश्योर्ड कितना है? सम एश्योर्ड कितना है? 60 लाख। ये 60 लाख का आपका ये क्या 10% तक है क्या? आंसर इज यस। बोलो, अरे बोलो। तो देखो ये करंट ईयर मिल रहा है 1/11/2023। 1/11/2023 को जो मैच्योरिटी मिल रहा है 70 लाख का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर आपका ये फुल्ली क्या हो जाएगा? ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हो, कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहाँ गया? हाँ ये देखो, वुड बी एग्जेम्प्ट और 5 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखो, as the policy has been issued before 1st April 2023, limit of 5 lakh of amount of premium payable is not applicable since it is not an eligible ULIP। यूलिप क्या है? यूलिप जाने दो, यूलिप सीए फाइनल में आपको एप्लीकेबल नहीं है, यूलिप पे दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, वो सीए फाइनल के अंदर है।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं सर, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 23 और सर वहां पे आपका प्रीमियम है 5 लाख रुपए, 50 लाख। तो सर पहले तो मेरे को परसेंटेज कितना देखें, सबसे पहले आपको परसेंटेज ही देखने का है, सबसे पहले वो परसेंटेज देखने का है। कितना देखेंगे, 10%, 15%, 20%? 10%। तो सर उस लिमिट तक तो बोलो। सर पॉलिसी कब लिया है, 1 अप्रैल 23, क्या 5 लाख वाला लिमिट देखेंगे क्या? हाँ देखेंगे, बट देन वो 10% पहले नहीं, वो एप्लीकेबल 10% तो पहले देख लिया हमने, 10% तक तो कहानी खत्म हो चुका है। हाँ तो 5 लाख हाँ तो कंसिडर इधर एक ही करेंगे। है अब ना, ये देखो, ये एग्जैक्ट फाइल है कि मतलब अप टू फाइल है, कहानी खत्म हो जाती है, बोलो। पर अलाउ होगा। अब इसका इस केस में देखो मैच्योरिटी होने वाला 33 34। देखो दिस वाज द सिचुएशन, इसलिए मैंने नहीं बताया था कि मैच्योरिटी 33 34 में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अभी आपको खाली क्वेश्चन क्या आएगा, अभी आपको ये पूछे कि ये भाई 1010D में जब मैच्योरिटी होगा एग्जेम्प्ट होगा या एग्जेम्प्ट नहीं होगा, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। अभी यही क्वेश्चन बनता है कि एग्जेम्प्ट होगा कि टेक्स्ट बुक के नीचे क्या बोला है सर, वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D since the annual in 33 34 35 since the annual premium payable on the policy does not exceed 5 lakh and also does not exceed 10% of actual capital sum assured। अभी देखो तीसरा वाला, देखो तीसरे वाले में एकदम सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है, डेट ऑफ इशू क्या है सर, 1/4/2023 और प्रीमियम है 6 लाख रुपए 60। पहले तो मेरे को ये परसेंटेज के हिसाब से बताओ, क्या अप टू 10% है? यस सर हमेशा आपको ये सम एश्योर्ड का देखने का, मैच्योरिटी का देखने का नहीं, आपको ये परसेंटेज देखना पड़ता है सम एश्योर्ड का। बोलो क्या ये 10% तक है? यस अब ये पॉलिसी Yes, का sir. पॉलिसी कब लिया है, ये ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23 को लिया है, परफेक्ट है। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अभी आपको 5 लाख वाला लिमिट देखने का है? हाँ यस सर। अब देखो ये मैच्योर तो होगा 33 34 में, बट ये 33 34 में एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, ये डिपेंड करता है कि सर आपने पॉलिसी कब लिया और प्रीमियम कितना है। तो सर यहाँ पे प्रीमियम आपका 6 लाख है, दैट इज मोर देन 5 लाख। क्या अभी सर आपका अमेंडमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? हाँ apply। तो ये जब 33 34 में मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 70 लाख, ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? Taxable। टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल होगा। तो ये देखो, द कंसिडरेशन रिसीव वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D फॉर असेसमेंट ये 34 35 since the annual premium payable on eligible LIP exceed 5 lakh rupees। Now the question arises सर आप टैक्सेबल अमाउंट आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ ही नहीं सकता। पूछो काई को, अरे पूछो काई को, अरे पूछो ना काई को सर, इसलिए क्योंकि सर आप टैक्सेबल अमाउंट निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर यहां पे देखो आपका 70 लाख का मैच्योरिटी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो 70 लाख पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें से पहले तो प्रीमियम लेस करेंगे। तो वो सर ठीक है ना, प्रीमियम निकाल देंगे 1 अप्रैल 23 से लेकर के ये मैच्योरिटी हो रहा है 1 नवंबर 33, तो उसके पहले जितने प्रीमियम पे किए, कितने प्रीमियम पे किया हुआ है, अप्रैल 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33 का प्रीमियम भी जाएगा ना, 33 का भी जाएगा ना मेरे हिसाब से। हाँ 11 साल का प्रीमियम। बोलो, तो तुम बोलोगे सर 11 साल इंटू 6 लाख करके वो माइनस कर देंगे, नहीं 11 साल है कि 10 साल का प्रीमियम जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। 23 24 25 26 27 28 29 सर मैच्योरिटी 1433 को हो जा रहा है। 31 हाँ मैच्योरिटी अमाउंट लेट मिल रहा है। अमाउंट लेट मिल रहा है, कंसिडरेशन रिसीव ऑन जो भी है, मतलब कुल मिला के अगर 10 साल का भी प्रीमियम है तो सर वो आप यहां पे नहीं कर सकते। रीजन क्या है, देयर इज वन मोर अमेंडमेंट। 1 अप्रैल 23 को लेकर के एक और अमेंडमेंट आया, वो बोलता है कि जब आप वहां पे ये टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे ना, टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे तो आपको प्रीमियम का अमाउंट उतना ही माइनस करना है जिसके लिए आपने एटीसी में डिडक्शन नहीं लिया है, एटीसी में डिडक्शन नहीं लिया है। सपोज आप इस 6 लाख में से 150 का डिडक्शन ले रहे हो एवरी ईयर, फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हो सकता है लिमिट बाद में बढ़ भी जाए जो आपको आज मालूम नहीं है, जो आज आपको मालूम नहीं है, हो सकता है खत्म ही कर दे, जैसे 115 बीएससी अगर किसने के लिए तो वो डिडक्शन लेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सपोज एवरी ईयर 150 का डिडक्शन ले रहा है एटीसी में, तो इसका मतलब ये होता है कि 6 लाख माइनस 150 कितना होता है बताओ मेरे को? 450
तो खाली कहने का मतलब ऐसा है कि उसका प्रीमियम 450 ही पे किया हुआ माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस तो सर वो तो आज हम बोल ही नहीं सकते ना, कल वो हो सकता है 115 बीएससी चूज कर ले, तो 115 बीएससी में उसको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो इन दैट केस पूरा 6 लाख का प्रीमियम काउंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? आपको खाली इतना बताना है कि वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा। अब बोलता है कि एक से ज्यादा अगर पॉलिसी होगा तो उस केस में क्या होगा। ये देखो अगले वाला जो एग्जाम्पल है वो बोलता है कि मोर देन वन पॉलिसी है तो उस केस में क्या करेंगे। तो देखो दो पॉलिसी लिया, ए एंड बी, दो पॉलिसी है ए एंड बी, 1 अप्रैल 23 इशू किया है। इसका सम एश्योर्ड 30 लाख है, 30 लाख का 3 लाख कितना परसेंट होता है? 10%, और ये भी आपका 10%, दोनों उस लिमिट में। बोलो जनता, जवाब दे। यस हाँ अब देखो दोनों का इशू डेट है 23, बट अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर दोनों का मिला करके एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, दोनों का मिला करके एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, तो सर इन केस का आपका वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा दोनों के लिए। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? बट यहाँ पे एनुअल प्रीमियम कितना है मेरे को बताओ ना, दोनों का मिला करके। 5 लाख तक तो 5 लाख। सर तो आपका देखो वैसे भी 10% के अंदर है, बोलो ये भी 10% के अंदर है, बोलो, और दोनों का मिला करके 5 लाख, इंडिविजुअल तो जा ही नहीं रहा है, दोनों का मिला के भी नहीं जा रहा है। तो इन दैट के सर दोनों से जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ना 33, 34 में 32 लाख 21 लाख, ये क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ यू सी इन दिस केस द एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेबल LIP A, LIP B does not exceed 5 lakh during the term of these policies. Further, annual premium payable in respect to LIP A and LIP does not exceed 10% of actual capital sum assured. Therefore, consideration received under LIP and LIP would be exempt. ठीक है, अंडर सेक्शन 10(10)D. Did you understood or not? बोलो जनता। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सर ये 1 अप्रैल 23, ये भी 1 अप्रैल 23, इधर आपका ये 10% तक है या नहीं है? सर ये भी आप देखोगे तो 10% तक है या नहीं है? बोलो जनता। अब इन दोनों का टोटल करते हो ना, तब तो 5 लाख से डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, हाँ या ना? लेकिन सर दोनों को अलग अलग रखते हो ना, अलग अलग, तो सर दो अलग अलग में से आप एक का एग्जम्पशन ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक का एग्जम्पशन ले सकते हो, एक का एग्जम्पशन ले सकते हो। मतलब अगर 5 लाख तक वो रहेगा ना, 5 लाख तक, 5 लाख तक, एक से ज्यादा पॉलिसी भी है तो 5 लाख तक उनका एग्जम्पशन ले सकते हो। मेरे को ये बताओ क्या इसका एग्जम्पशन आप ले सकते हो? बोलो किसका एग्जम्पशन ले सकते हो? पॉलिसी ए का ले सकते हो या बी का ले सकते हो? एक सर पॉलिसी ए वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रीजन वो 5 लाख के अंदर है, हाँ या ना? हाँ और जबकि आपका पॉलिसी बी का एग्जम्पशन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो ये देखो यहां पे आपका इन दिस केस the aggregate of annual premium payable for LIP and LIPB exceed rupees 5 lakh during the term of these policies. However, the consideration received under LIPA would be exempt under section 10(10)D. An assessment year 34-35 since the annual premium payable does not exceed 5 lakh or any previous year during the term of the policy also does not exceed 10% of the actual capital sum assured, or consequently the consideration received by LIPB alone would not be exempt 10(10)D in the 34-35. सर ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 6, डेट ऑफ इशू ये दे रखा है A, B एंड C, 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तीनों सर सेम डेट को इशू करके 1 अप्रैल 23 है। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पे देखो ये 10% तक है, ये भी 10% तक है, और ये भी आपका 10% तक है। लेकिन सर अगर आप तीनों का करोगे तो 5 लाख के ऊपर जा रहा है। अब आप मुझे बताओगे बिना आंसर देके, बिना किए बताओ किसका एग्जम्पशन ले सकता हूं मैं? ए एंड बी। क्या मैं सी का एग्जम्पशन ले सकता? क्या मैं सी का एग्जम्पशन ले सकता हूं? नहीं सर उसका किसी भी सूरत में, किसी भी अहमदाबाद में, किसी भी बड़ोदरा में, किसी मुंबई में पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ए एंड बी दोनों का ले सकता हूं या किसी एक का ले सकता हूं मैं? दोनों का ले सकते ये एग्जाम्पल मैं दे दूंगा कशिश तुमको, ये पूरा पीडीएफ देने वाला हूं, ये सारा पीडीएफ देने वाला हूं, डोंट वरी। ये एग्जाम्पल अच्छे से देख के जाना, एग्जाम के पहले भी देख के जाना। ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ डोंट घाबरू नको, मी तुम्हाला पाठीशी आहे, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग में मिलेगा, सब मिलेगा, जो चाहिए सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, Okay, सब। sir. हाँ
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एग्जेम्प्ट होगा कि एक ही एग्जेम्प्ट होगा? दोनों एग्जाम। सर ये दोनों एग्जेम्प्ट होंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये दोनों मिला के ना तो इंडिविजुअली कोई आपका 5 लाख से 10% के तो लिमिट तक है, और इंडिविजुअली भी कोई 5 लाख से, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मैच्योरिटी जब मिलेगा? बोलो मेरे को, टैक्सेबल। बोलो जनता। तो देखो ए एंड बी वुड बी एग्जेम्प्ट और सी वहां पे आपका नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इधर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7, दुनिया भर के एग्जाम्पल। इनफैक्ट जो आपको आरटीपी में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो भी इधर से ही उठाया है। इंस्टीट्यूट ने मेहनत नहीं करी, सीबीईटी ने जो दे रखा है एज इट उठा के डाल दिया वहां पे। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 7 वहां पे आता है 1 अप्रैल 22। मेरा क्वेश्चन है, क्या इसके लिए आपको 5 लाख का लिमिट देखने का? 5 लाख का लिमिट देखने का है क्या? 10%, 20% वो तो देखने का है, 5 लाख का देखने का है क्या? तो पहले देखो यहाँ पे सम एश्योर्ड है, ये तो अप टू 10% है। बोलो फाइन। अब ये पॉलिसी कब लिया है सर? ये 1 अप्रैल 22। डन 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 डन। अरे यार, हाँ रायना दिखा दिखा मेरे को, ये वापस चला गया। आ गया देखो, चेक करो। आ गया भाई, मैं आ गया। बोलो बोलो बोलो, आ गया। पता नहीं क्या लंका लग रही है ये। हाँ सर। आ गया, मैं दिख रहा हूँ मैं। अच्छा दिख रहा हाँ हूँ, सर। अच्छा दिख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर। चलो। नहीं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। कौन बोला ये नहीं? कौन बोला? फेंक के मारूं यहीं से। चल इधर ध्यान दे। तो सर हमको छोड़ के मत जाओ बार बार। जहर लग रहे हो सच्चा। कितना फलक तू झूठ बोलेगा रे तू, कितना झूठ बोलेगा तू। जहर लग रहे हो। चल इधर ध्यान दे। अभी देखो इधर है ना, मेरे को ये बताओ, ये पहले वाला जो पॉलिसी एक्स है फलक, ये जो तेरा मतलब तेरी जो एक्स है, मतलब पॉलिसी एक्स है। सर मस्त लग रहे हो आप, थैंक यू सो मच रायना। पहले बता ये फलक की एक्स जो है इधर है, ये पॉलिसी एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? और एग्जेम्प्ट होगी तो काई को एग्जेम्प्ट होगी, मेरे को ये बताओ पहले तुम। एग्जाम्प्ट हो गया, एप्लीकेबल नहीं है। 10% के 5 लाख अंदर वाला क्योंकि सर applicable नहीं है। विदिन 10% का लिमिट है, ये सिंपल सी बात है। 5 लाख का लिमिट हम चेक क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि 2022 में परफेक्ट। तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अब बची 3 पॉलिसी ए बी एंड सी, ये तीनों 23 का। देखो ये तो 10% तक लिमिट बैठ रहा है सर, ये भी 10% तक लिमिट बैठ रहा है, ये भी 10% लिमिट बैठ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज सर, ये 6 लाख तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल कर दूं क्या? बोलो ना। हाँ सर। इसको तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल, काई को स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल करेंगे? 6 लाख के प्रीमियम, क्योंकि सर वो 5 लाख से क्या है ज्यादा। बोलो, और 1 अप्रैल 23 के बाद में। दूसरा, ये जो 2 पॉलिसीज है, ये दोनों पॉलिसीज का मैं एग्जम्पशन ले सकता हूं क्या? क्या मैं एक्स को मिक्स करूं? क्या एक्स को मिक्स करूंगा? मैं एक्स का मिक्स करूंगा, एनुअल प्रीमियम चेक करूंगा? नहीं। एग्रीगेट देखने का अगर पॉलिसी इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, समझ में आ रहा है क्या? तो इन दैट केस ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डन 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 और नॉट। तो देखो पॉलिसी ए एग्जेम्प्ट, बी एग्जेम्प्ट, सी एग्जेम्प्ट, एक्स का ऊपर ही दे दिया होगा इन्होंने, एक्स एग्जेम्प्ट ऊपर ही लिख दिया है वहां पे। ओके, और पॉलिसी नहीं, सॉरी सी का कहां लिखा है? सी तो कैसे एग्जेम्प्ट होगा? अच्छा सॉरी, ये तो इशू लिखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल बोल दिया है ए एंड बी एग्जाम, सी टैक्सेबल होगा। डन। सर अगर वो 10% से एक्सीड हो गया लेकिन सब मिला के 5 लाख ही हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये कौन सिद्धि बोल रही है क्या? बराबर। हाँ यस। हाँ, क्या बोल रही हो सिद्धि, बताओ मेरे को। मतलब कि अगर 10% से ज्यादा हो जाएगा लेकिन सबको ऐड करके एग्रीगेट 5 लाख ही हो रहा है 23 वाले केस में, तो फिर क्या करना? कौन सा पॉलिसी बोल रही हो? पॉलिसी ए बी सी, तीनों में से बोलो मेरे को कौन सा? ए के केस में या बी के केस में, कोई भी केस में अगर मान लो ए, फॉर एग्जांपल ए के केस में ये प्रीमियम 1,10,000 होता, बराबर है? हाँ तो ए टैक्सेबल हो जाता ना सिद्धि?
हाँ मतलब उसमें फिर वो 5 लाख वाला देखने का बनता ही नहीं है। देखने का जरूरत ही नहीं है, ये टैक्सेबल हो जाता है वहां पे सीधा। हाँ ओके ओके। क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। वहां पे इसी तरीके से आपके अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, 1 अप्रैल 23, 24, 24, 24। तो सर अभी ये सारी पॉलिसी 23 के बाद में, ये देखो ये 10% की लिमिट तक है, ये भी 10% की लिमिट तक है, ये भी 10% की लिमिट तक है, और ये भी आपका 10% की लिमिट तक है। मेरे को इधर बताओ, ये तो फुल्ली क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल, डन 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 और नॉट। और टैक्सेबल हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ ना मेरे को, रीजन बताओ ना मेरे को। 5 लाख से मोर देन 5 लाख। परफेक्ट, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल हो। अभी देखो अपने पास में 3 पॉलिसी बची और तीनों 1 अप्रैल 23 के बाद में है। अभी देखो आप तीनों का एग्जम्पशन नहीं ले सकते। इफ यू सी, तीनों का साथ में एग्जम्पशन नहीं ले सकते। ले सकते हो क्या? नहीं। नहीं। तो सर बताओ मैं किस किस का, क्या मैं एक्स एंड ए का एग्जम्पशन ले सकता हूं क्या? नहीं। नहीं ले नहीं। सकता। क्या मैं एक्स एंड बी का एग्जम्पशन ले सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। काय को नहीं ले सकता सर मैं? 5 लाख से 5 लाख से ज्यादा। तो क्या मैं ए एंड बी का एग्जम्पशन ले सकता हूं क्या? हाँ हाँ। ए एंड बी का एग्जम्पशन ले सकता हूं, तो उस केस में मेरा एक्स क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। हाँ। तो सर मेरे को क्या बेस्ट करना चाहिए ये बताओ ना मेरे को। एक्स को एग्जाम इसको करना। लेना चाहिए। एक्स को क्या करना चाहिए मेरे को? एग्जाम या टैक्सेबल? एग्जाम। अगर मैं एक्स को एग्जाम करूंगा तभी मजा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो मैं यहाँ पे एक्स को कर दूंगा एग्जेम्प्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं एक्स को एग्जेम्प्ट कर दूंगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। तो फिर आपका ए बी एंड LIPC वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). तो सर ये तीनों क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। वो तो वैसे ही टैक्सेबल हो रहा था। बोलो बोलो बोलो। यस ठीक है, क्लियर 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 है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, ये बोलता है आपका 10% तक है। बोलो। ये भी आपका 10% तक है, ये भी आपका 10% तक है, और ये आपका 10% तक है। लेकिन सर ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल। अब बताओ अभी अभी क्या करें, क्या किया जाए? क्या किया जाए? किसको एग्जाम करवाए, किसको टैक्सेबल करवाया जाए? एक्स एंड बी। लेकिन मैं एक्स एंड ए का भी, एक्स एंड ए को भी तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा मेरा। ए एंड बी करूंगा तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा मेरे पास में। देखो ऑप्शन देखो, ये और ये करता हूं तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बोलो। वेट 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 पता नहीं क्या हो रहा है यार। आवाज आ गई? आ गया आ गया आ गया, मैं आ गया। अरे बोलो, आ गया आ गया आ गया। यस सर। आ गया। अभी मैं वापस मैं रिपीट करता हूं, क्या एक्स एंड ए को वहां पे एग्जाम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, एक्स एंड बी को एग्जाम कर सकते हैं? हाँ ए एंड बी को एग्जाम, ए एंड बी को एग्जाम कर सकते हैं? कर सकते। तो मैं कुछ भी करूं, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ है ना? लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? ऑब्वियसली मैं एक्स एंड बी को करूंगा, क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट भी उधर ज्यादा है। इफ यू सी, मतलब ये चीजें हाँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं एक्स एंड बी को वहां पे, हालांकि आपकी मर्जी, आप चाहो कुछ भी करो, बट मैं तो ये करूंगा कि सर किसको एग्जाम करूंगा बताओ मेरे को? एक्स एक्स एंड बी। एक्स तो हमेशा एग्जाम्प्ट ही होती है, मतलब पॉलिसी ऐसी है। ठीक है, तो ये वहां पे क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं। ये टैक्सेबल होगी और ये क्या हो जाएगी आपकी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो एक्स एंड बी एग्जाम्प्ट। ये देखो इधर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी दे रखा है। इफ यू सी, डिटेल में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। अब आ जाता भाई ये वाला, यही वाला क्वेश्चन तुमको आरटीपी में दे रखा है। इफ यू सी दैट द सेम क्वेश्चन इन गिवन इन आरटीपी, बस उधर खाली प्रीमियम के साथ में जीएसटी का अमाउंट और डाल दिया है। उसको लेके एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, वो हम बात कर लेंगे। सर आपका 1 अप्रैल 23, 23, 24, 24 एंड 24, उधर खाली लास्ट में उन्होंने वहां पे वो कर दिया है, टर्म इंश्योरेंस डाल दिया है। तो सर ये 10% तक है, ये भी आपका 10% तक है, ये भी आपका 10% तक है,
ये भी आपका 10% तक है और ये भी आपका 10% तक है। बोलो जनता, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। काई को रे, More than 5 lakh. अब भाई आपकी जो बची हुई है ना, मैं उसको नहीं बताने वाला हूं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि सबका तो नहीं ले सकते। बोलो, तो आप अभी बची हुई जो है उनमें आप देख लो, अपने हिसाब से चॉइस लो। 2 मैक्सिमम एग्जाम करवा पाओगे, मैक्सिमम 2। या तो एक्स एंड वाई करवा सकते हो, एक्स एंड ए करवा सकते हो, एक्स एंड बी करवा सकते हो, वाई एंड ए करवा सकते हो, वाई एंड बी भी करवा सकते हैं, ए एंड बी भी हो सकता है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ये मैं आपको देने ही वाला हूं, तो आप एक बार पूरा का पूरा। अब देखो क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी दे रखा है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो अपने आरटीपी में क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें देखो ये जीएसटी, क्लैरिफिकेशन जीएसटी। सर क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते हो ना, तो साथ में जीएसटी भी पेमेंट करते हो प्रीमियम के साथ में। तो जब आप ये 5 लाख का प्रीमियम टोटल देखोगे ना, 5 लाख का प्रीमियम, 5 लाख का प्रीमियम, ये सर प्रीमियम 5 लाख तक है या नहीं, जैसे ये 6 लाख है, फॉर एग्जांपल 6 लाख है। समझ में आ रहा है क्या? ये बोलो 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 बोलो। तो लेट मी टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 6 लाख में 1 लाख का जीएसटी है। 6 लाख में 1 लाख का क्या है, जीएसटी। 6 लाख में 1 लाख क्या है, जीएसटी। तो सर जीएसटी को मिला करके आपको 5 लाख नहीं देखने का है, आपको जीएसटी का अमाउंट अलग करने का है, अलग करने का है, अलग करने का है। तो जीएसटी का अमाउंट अलग करोगे तो कितना बच गया, बताओ ना मेरे को। ये 5 लाख। 5 लाख बच गया। इसका मतलब ये भी, इसका भी एग्जामिनेशन ले सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज द क्लैरिफिकेशन। यही इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है यहाँ पे नीचे। एक जो मॉड्यूल वाला, जो आरटीपी वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर ये चीज है। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय सीबीईटी दैट द प्रीमियम पेबल, एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पॉलिसी अदर देन अ यूलिप issued on or after 1st April 23 for any previous year would be exclusive of the amount of GST payable on such premium। लेकिन सर मैं फिर से बोलूंगा, एटीसी से रिलेटेड इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एटीसी को लेकर के सीबीईटी ने बहुत साल पहले क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो एटीसी के अंदर आप डिडक्शन लेते हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो उधर आपका जीएसटी इंक्लूड होता है। जीएसटी इंक्लूड होता है उधर। जीएसटी क्या होता है, इंक्लूड। मतलब जीएसटी का भी बेसिकली वहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसा इंस्टीट्यूट ने बहुत साल पहले, इंस्टीट्यूट नहीं बोलूंगा मैं, सीबीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया था। तो सर एटीसी को मिक्स नहीं करना है। ये जो खाली 1010D के लिए जो एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है कि जो जीएसटी है, जीएसटी वाला अमाउंट उसको अलग कर देंगे। डन 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 और नॉट? बोलो। यस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज थी, बाकी क्लैरिफिकेशन ये तो ठीक है, पढ़ लेना वहां पे। अब यहाँ पे एक और चीज, इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट। बोलो। मतलब जीएसटी के इंक्लूसिव अमाउंट के बाद 10% नहीं निकालना ना? रायना देखो, इधर देखो, उसको इधर भी देखो, अलग ना? इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे 6 लाख, सपोज 6 लाख में आपका जो बेसिकली 1 लाख है वो जीएसटी है। परफेक्ट है? हाँ। तो 1 लाख जीएसटी, मतलब जीएसटी को आप अलग करो। हाँ, GS 5 लाख और 1 लाख। कितना बचा, 5 लाख बचा। तो इसका मतलब हाँ। आपका 5 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, वो वाला नहीं। अगर समझो जीएसटी 1 लाख ही है, हाँ। पर एनुअल प्रीमियम 6 लाख है, तो टोटल 7 लाख हुआ। तो वो 10% का अमाउंट हम लोग 7 लाख से चेक करेंगे या 6 लाख से ही चेक करेंगे? नहीं, वो तो 7 लाख से उसको भी जीएसटी हटा के चेक करेंगे ना। मैं वही पूछ रही थी कि दोनों में हटा के चेक करेंगे ना? हाँ 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 हाँ, अगर आपने पॉलिसी 1 April 23 के बाद में लिया है तो। क्लियर है? रायना क्लियर है? रायना? हाँ हाँ सर, क्लियर है। ओके। अभी पता है, मैंने आपको अदर शो से बताया था कि अगर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, क्या मिलता है, मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो 56(2)(13) के अंदर, 12 बोल दिया था, 56(2)(13) के अंदर वो टैक्सेबल होता है मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट। बट वो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, उसमें से आपको क्या माइनस करने का है, उसमें से आपको माइनस करने का है जो प्रीमियम पे किया है वो। तो प्रीमियम पे किया है वो माइनस करने का है, तो उसका तरीका दे रखा है, वेयर द सम इज रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। तो सर जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिला है, ए इज मैच्योरिटी अमाउंट, ए इज मैच्योरिटी अमाउंट, उस मैच्योरिटी अमाउंट में से आप क्या करोगे,
प्रीमियम माइनस करोगे, बी इज द प्रीमियम, बी इज द प्रीमियम, एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम आप माइनस करोगे। बट सर इस बार इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि सर वो वाले प्रीमियम को आप माइनस नहीं कर सकते जिसका आप एटीसी में डिडक्शन ले चुके हो। ये देखो, तो देखो सबसे पहले मान लो आपको 25 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट मिला, सम एश्योर्ड नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट मिला, मैच्योरिटी हाइपोथेटिकल चीज में बोल रहा हूं मैं, 25 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट मिला है, ए इज 25 लाख, ए इज 25 लाख। अगर ये 25 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट मिला है और आपने जो प्रीमियम पे किया था ना, प्रीमियम पे किया, एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, जो प्रीमियम पे किया था वो आपने 15 लाख पे किया था। कितना पे किया था? 15 लाख। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए? 15 लाख यहां पे माइनस करोगे, बोलो 15 लाख माइनस करोगे, यस और नो? यस। लेकिन क्या बोलता है मालूम है, वो जो 15 लाख का आपने प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम पे किया है, उसमें से उस वाले प्रीमियम को आप लेस नहीं कर सकते जिसका आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो एटीसी में या कहीं पे और। तो देखो यहां पे क्या बोलता है, द एग्रीगेट, ये क्या है, द सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीवियस ईयर एंड द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी till the date of receipt of the sum in the first previous year that has not been claimed as deduction under any of the previous income tax। कुल मिला के अगर आपने if deduction not claimed under section 80C तभी आप उसको प्रीमियम लेस करते हो। तो सपोज आपने अभी तक 80C में डिडक्शन ले लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, अभी तक जो जितना पीरियड हुआ है उसमें 80C में डिडक्शन ले लिया है 5 लाख का, तो इसका मतलब आप प्रीमियम सिर्फ कितना लेस करोगे बताओ मेरे को? सिर्फ 10 लाख ही माइनस करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसका मतलब 15 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। वो भी तब अगर वो 1010D में एग्जाम नहीं हो रहा है तो, 1010D में एग्जाम नहीं हो रहा है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना यार। हाँ सर। Yes. एंड व्हाट इफ अगर आपने पूरा 15 लाख का एटीसी में डिडक्शन ले लिया था तो? तो मत करो लेस, नहीं मिलेगा। तो सर इसका मतलब पूरा 25 लाख क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। प्रोवाइडेड वो 1010D में एग्जाम नहीं हो रहा है तो। हाँ, अगर वो 1010D में एग्जाम हो रहा तो कहानी खत्म हो जाती है, तब ये सब करने का नहीं, ये सब तब ये सब करने का नहीं। और मान लो आप तो 115 BSc फॉलो कर रहे थे, शुरू से ही 115 BSc फॉलो कर रहे थे, इसका मतलब क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा इसका मतलब? तो आपने ये डिडक्शन लिया ही नहीं होगा एटीसी का कभी, तो डिडक्शन एटीसी का लिया ही नहीं होगा, तो इसका मतलब पूरा 15 लाख माइनस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो दिस इज द सिचुएशन, ये चीज ध्यान रखने का है। अभी दूसरी क्या बोलता है कि उसी पॉलिसी में आपको वापस दूसरी बार भी पैसा मिल रहा है। उसी पॉलिसी में एक बार मिला, मान लो आपका पूरा पॉलिसी का पूरा पैसा नहीं मिला, आपको 2 टुकड़ों में मिल रहा है। 50 लाख की पॉलिसी थी, एक बार 25 लाख मिला, एक बार 25 लाख और मिल रहा है। वेयर द सम इज रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, मतलब सब्सिक्वेंट प्रीवियस में वापस 25 लाख और मिल रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी क्या करने का? आपको C माइनस D करने का है। तो C माइनस D में क्या पूरा 50 लाख लेंगे या पहले जो मिल गया उसको हटा देंगे? बोलो। पहले जो मिल गया उसको हटा देंगे। वो तो ऑलरेडी 25 लाख टैक्सेबल के हो लेंगे। गया ना, वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया ना, बोलो ना जनता, दिस इज ऑलरेडी टैक्सेबल। तो अभी इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस अमाउंट उसी द सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। तो मान लो आपको सेकंड ईयर में 30 लाख मिला, जो पहले मिला तो मिल गया 25 लाख, सेकंड ईयर में आपको कितना मिला? 30 लाख मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब उसमें से भी आपको माइनस करने का है, प्रीमियम माइनस करने का। क्या माइनस करने का है? प्रीमियम। लेकिन सब प्रीमियम में आपको वापस ध्यान रखने का, एक तो वो जो पहले ऑलरेडी आप प्रीमियम माइनस कर चुके हो ना 15 लाख का, वो आपको माइनस करने को नहीं मिलेगा, वो माइनस करने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टिल द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सम इन द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर नॉट बीइंग प्रीमियम व्हिच हैज बीन क्लेम एज डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन। मतलब 80C में अगर आपने डिडक्शन नहीं लिया है, नॉट क्लेम, ठीक है। और दूसरा जो बी और डी इन एनी ऑफ द इंक्लूडेड इन द बी और डी, जो पहले ऊपर की बात थी ना, ऊपर वाला जो बेसिकली प्रीमियम जो ऑलरेडी 15 लाख का ले चुके थे, ठीक है, उसके बाद वाला प्रीमियम ही लेने का है। उसके बाद वाला प्रीमियम जो आपने भरा है ना वही लेने का है। तो मान लो उसके बाद में आपने खाली वहां पे 5 लाख का ही प्रीमियम पे भरा है, कितना भरा है उसके बाद में? 5 लाख। तो वही लोगे, उसमें भी एटीसी का डिडक्शन लिया आपने 3 लाख का, वो माइनस कर दोगे। अंडरस्टूड और नॉट?
बोलोज। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस वाज द केस, यही आपको ध्यान रखने का है। बाकी यूलिप विलिप तो पढ़ने का नहीं, यूलिप आपके सिलेबस में नहीं हो। कीमैन वाला फुली टैक्सेबल होता है, फुली क्या होता है, टैक्सेबल। सो दैट इज द अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो मैंने आपको इसके 10 एग्जाम्पल थे, 10 के 10 डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये सारी वीडियो में भी चीजें डाल दी है वहां पे, तो कुछ देखने का आपको जब भी हो तो बाद में देख लेना, एक बार और देख लेना, नहीं तो इसमें देख लूंगा, सारे एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सर टीडीएस के अंदर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया कि 194 ए है ना, 194 है, याद है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो उसमें एक चीज बोला, मोदी जी ने एक स्कीम चालू करी थी, महिला सम्मान सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, ये लेटेस्ट वाली स्कीम ही 2023 में चालू करी मोदी जी ने। ठीक है, तो बोला कि अगर जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसके अंदर डिपॉजिट होता है अप टू ₹2 लाख, कितना कितना कितना, अप टू ₹2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और अ गर्ल फॉर 2 years एट अ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इंटरेस्ट 7.5% ऑफ कंपाउंड क्वार्टरली। अगर सर इस स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पूरे साल में अप टू 40,000 है, तो उस केस में आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा 194A में। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। और उस स्कीम के अंदर अगर किसी महिला ने 2 लाख रुपए, ठीक है, वुमेन या गर्ल के नाम से फिक्स इंटरेस्ट जो कि 7.5% पर एनम मिलेगा, अगर वो जमा करवाया, उसमें जो ब्याज आ रहा है, इफ दैट ब्याज इज अप टू ₹40,000 पर एनम, 40,000 पर एनम, सीनियर सिटीजन केस में ये होता है आपका 50,000, सीनियर सिटीजन केस में कितना होता है 50,000, तो इन दैट केस टीडीएस नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? एक है जो आपको याद है ये 45 तो 40,000 50,000 का लिमिट कहां पे लगता है, एफडी एंड आरडी में लगता है। कहां पे लगता है, एफडी एंड आरडी में। तो ये यहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा अगर अप टू 40,000 50,000, तो उस केस में टीडीएस आएगा नहीं। डन 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 और नॉट? बोलो जल्दी से बोलो। Yes, sir. और ये 194 है ना, 194 बी ए आपको याद होगा, विनिंग्स कौन सी विनिंग्स, ऑनलाइन गेमिंग वाले। कल ही मोदी जी ऑनलाइन गेमर्स के साथ में बैठकर गेम खेल रहे थे मोदी जी, ठीक है। हाँ तो ऑनलाइन जो गेमर से बेसिकली उसका विनिंग्स हमने पढ़ा था, टीडीएस करता है 30% से, यस और नो? Yes, सर उसमें 2 चीजें यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। एक तो ये दिया है कि अगर उसका नेट विनिंग पर मंथ अप टू ₹100 है, अप टू रुपीज कितना 100, अप टू ₹100 है, तो टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड, है ना। हर महीने का जो नेट विनिंग्स है कंप्राइज इन द अमाउंट विड्रॉन डज नॉट एक्सीड ₹100 इन अ मंथ, 100 मंथ, तो इस केस में टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है। बस यही एक तो चीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने का। दूसरा एक चीज और आ गया वहां पे, ये क्वेश्चन दे रखे, सब सीबीईटी के क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन है कि अगर विनिंग अगर वहां पे इन काइंड है, विनिंग किसमें, इसमें इन काइंड है। ये 2 चीजें पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। विनिंग अगर इन काइंड है ना, कि मान लो ऑनलाइन गेमिंग पे अगर वहां पे इन काइंड विनिंग मिला, कार मिला किसी को रेफ्रिजरेटर मिला, किसी को लैपटॉप मिला, किसी को मोबाइल मिला, तो सर उसके ऊपर भी 30% की रेट से टीडीएस आएगा, उसके ऊपर भी 30% रेट से टीडीएस आएगा। बात खत्म हो जाती है, कोई और तरीका नहीं, जो भी इसका वैल्यू होगा उसके ऊपर टीडीएस आएगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? दैट्स इट। बट इतना इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 चीजें मैंने 115 बीए में 2 चीजें बोली। पहला क्या बोला मैंने आपको, अरे बोलो, पहला क्या बोला मैंने आपको कि अगर पर मंथ विनिंग अप टू 100 तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा अगर विनिंग इन काइंड है, विनिंग इन क्या है, इन काइंड, तो सर आपको 30% से टीडीएस वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। सर ये टीसीएस वाला अमेंडमेंट है ना, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये वाले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आपको याद होगा। तो बिफोर 1 अक्टूबर 2023 अलग रेट है और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 अलग रेट है। हमारा रेमिटेंस का पर्पस अगर एजुकेशन है या मेडिकल ट्रीटमेंट है, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो इन दैट केस कोई टीसीएस नहीं आने वाला है अप टू ₹7 लाख। लेकिन आपका 7 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस केस में आपका जो टीसीएस होगा ना वो 5% होगा, 5% ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट। मान लो 8 लाख रुपए, कितना 8 लाख रुपए आपने रेमिट किया है एजुकेशन पर्पस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए,
ठीक है, एग्रीगेट भी हो सकता है। तो सर 7 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं आएगा, बट 7 लाख के ऊपर जो 1 लाख है उसके ऊपर 5% टीसीएस आएगा सर। लेकिन एजुकेशन के लिए एक और चीज मैंने बताई थी, मैंने बोला था कि पिछली बार सीए फाइनल के एग्जाम में उन्होंने टेस्ट भी किया था वहां पे। अगर वो जो एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हो वो लोन लेकर के भेज रहे हो, और वो लोन आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधर से ले रहे हो। एटीई मैंने आपको बोला था कि भाई वहां पे सीए फाइल में उन्होंने कर दिया था एम्प्लॉयर से लोन लेके भेजा था, तो सर उस केस में आपका रेट 5% ही था, स्टूडेंट गलती से 0.5% करके आ गए थे। तो मैंने बोला अगर वो एजुकेशन के लिए पैसा लोन लेकर के भेज रहे हो, लोन लेकर के भेज रहे हो, तो आपको 5% की जगह रेट है ना 0.5% तक देखना है। इसका मतलब टीसीएस नहीं आएगा 7 लाख तक तो, लेकिन 7 लाख के ऊपर 0.5% खाली एजुकेशन के लिए अगर पैसा लोन लेकर के रेमिट कर रहे हो तो। सर बाकी किसी भी पर्पस के लिए पैसा भेज रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए पैसा भेज रहे हो, तो सर इन दैट केस वहां पे आपका नो टीसीएस अप टू, इधर 2 लिमिट हो जाती है, बिफोर 1 अक्टूबर 23 एंड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 23, नो टीसीएस अप टू 7 लाख, ठीक है, और 5% ऑन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख से ऊपर जैसे जाएगा तो सर क्या इनको भी एग्रीगेट करेंगे? आंसर इज यस, पूरा एग्रीगेट। एक ही आदमी अगर पैसा भेज रहा है, एक ही आदमी पैसा भेज रहा है, एजुकेशन के लिए भेज रहा है, मेडिकल के लिए भेज रहा है, तो सर और अलग पर्पस के लिए, तो सर पूरा का पूरा एग्रीगेट होके देखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इन दैट केस 7 लाख तक नो टीडीएस, अलग अलग सब 7 लाख नहीं करने का, सब मिला करके, एक ही आदमी भेज रहा है सब मिला करके। सर 7 लाख के ऊपर 5% का रेट वहां पे आएगा, एक्सेस हो एक्सेस, और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 23 ये रेट 20% हो जाएगा अगर 7 लाख से ऊपर पैसा भेजा है तो। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर ये ऑलरेडी हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। ओवरसीज पैकेज का तो ऑलरेडी ठीक है, वो 5% विदाउट एनी लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर अक्टूबर 23 से पहले उसके बाद में भेज रहा है तो 7 लाख तक 5%, उसके ऊपर है तो 20% वहां पे हो जाएगा। सर दैट वाज द ओनली थिंग, मतलब ये चीजें ठीक है, ये तो क्वेश्चन वगैरह है वो देखना चाहो तो देख लेना ताकि क्लैरिटी आएगा। सीबीटी के ये एफएक्यूज है बेसिकली, एफएक्यूज, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, लोगों को डाउट होते हैं वो है। सर ये रिटर्न फाइलिंग वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इतना आईएफएससी वाईएफएससी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो कि जो फॉरेन नेशनल वगैरह होते हैं वो फॉर्म नंबर 60 भर के भी काम चला सकते हैं। सो दैट इज ओके, इफ यू वांट टू सी यू कैन चेक इट, अदरवाइज इट्स ओके। मतलब जो हमने ऑलरेडी जो डिस्कस कर लिया था वो सफिशिएंट है। तो सर दैट वाज द डिस्कशन ओनली जो बेसिकली मेरे को करना था, जो अलग अलग चीजें थी वहां पे। इसके अलावा तो और तो कुछ नहीं है। डन डन डन।